Hello aspirants, welcome to daily news analysis of The Hindu and Indian Express. Today the date is 11 January, so let's get started. First news is with respect to decision of the Speaker of Maharashtra Legislative Assembly, जिन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि शिवसेना में जो शिंदे फैक्शन है, इट इज द रियल शिवसेना एंड नॉट द उद्धव ठाकरे फैक्शन. ओके, तो इसमें जितने भी इश्यूज हैं डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, इन सभी इश्यूज को मैं आपके साथ सेपरेटली डिस्कस करूंगा इन डिटेल इन 450 प्लस लेक्चर. ओके, जैसे हम यहाँ पर इसको टाइम सेव करते हुए आगे बढ़ेंगे, हम इसको अलग से देखेंगे क्योंकि इसमें काफी सारे कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल एंगल्स हैं. सेकेंड इज गुजरात में वाइब्रेंट समिट चल रहा है, ग्लोबल समिट. तो उसको लेकर कुछ ऐसी बातें हैं, बस बोल बच्चन टाइप, जो आप यूज कर सकते हैं अपने आंसर में. दैट इज, इंडिया इज ए पिलर ऑफ स्टेबिलिटी एंड ए ट्रस्टेड फ्रेंड एंड एन इंजन ऑफ ग्रोथ. A voice of Global South, an engine of growth, a technology hub for finding solutions, powerhouse of talented youth and a democracy. ठीक है, तो डेमोक्रेसी का तो क्या हाल चल रहा है वो हम देख ही रहे हैं. दूसरा टैलेंटेड यूथ की बात है तो कल ही मैंने आपके साथ एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन किया था, उसमें मैंने आपको बताया था मोर देन 50% ग्रेजुएट्स आर नॉट इवन एम्प्लॉयबल. ओके, इतना पुअर है हमारे यहाँ का हायर एजुकेशन सिस्टम. एनीवे, इंडिया वुड बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी and in next 25 year, this time period of next 25 years termed as a golden period. क्यों? क्योंकि 2047 तक हमने माना है अमृत काल है एंड 2047 तक हमें अटेंड करना है डेवलप्ड नेशन का स्टेटस. ओके, एंड वी एक्सपेक्ट कि हमारी जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं 30 ट्रिलियन डॉलर के आसपास होगी बाय 2047. हमारा जो डेवलपमेंट है इट शुड बी ह्यूमन सेंट्रिक coupled with the government's commitment to inclusivity and equality. Right, so kind of just बोल बच्चन है, नथिंग इम्पोर्टेंट. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए गोरखालैंड, ये एक अलग डिमांड चलती है, दार्जिलिंग वाला जो एरिया वहां पर, कि हमें एक अलग स्टेट चाहिए अपना गोरखालैंड. ओके, और एक और जो इशू है वो ये है कि एक तो आपने राज्यसभा में जो चेंजेस किए थे ड्यूरिंग अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट, ओके, उसमें एक गलती ये कर दी थी वहां पर कि अब कोई भी कहीं से भी राज्यसभा मेंबर बन सकता है, no matter that a person is voted in Tamil Nadu but he is nominated as Rajya Sabha member from Madhya Pradesh. Okay, similarly यहाँ पर एक गुरखा है who comes from basically from Manipur, right? Okay, but he is a current MP from Darjeeling, that is West Bengal, right? And not anyway, न्यूज काम की नहीं है, बस ये बताना था कि राज्यसभा में आपने जो रेसिडेंशियल रिक्वायरमेंट थी वो रिमूव करके कहीं ना कहीं दिक्कत की है, क्योंकि कई सारे ऐसे बड़े बिजनेसमैन हैं जिन्होंने झारखंड से नॉमिनेशन ले रखा है, क्योंकि जबकि वो वहां ना रहते हैं ना वहां के डेवलपमेंट से उन्हें कोई फर्क पड़ता है. एनीवे, आईआईएससी ने डेवलप की है वार्म वैक्सीन. अब हमें पता है कि इसको वैक्सीन जो कोविड-19 वैक्सीन थी, इसको काफी लो टेम्परेचर पर स्टोर करना पड़ता था. ओके, जो कि हर जगह पॉसिबल नहीं है. तो अब नया वेरिएंट वर्जन बनाया गया है इसका, दी हीट टोलरेंट वैक्सीन डेवलप्ड बाय आईआईएससी, जो कि बेंगलोर में है इसका हेडक्वार्टर. ठीक है, इट इज सेड टू बी इफेक्टिव अगेंस्ट ऑल करंट स्ट्रेन ऑफ सार्स कोव 2. ठीक है, आईआईएससी बेंगलोर में है एंड वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया. The current vaccines are effective against most SARS-CoV-2 strains, but their efficacy has declined due to rapid mutation. क्योंकि इसके नए नए वेरिएंट्स वगैरह आते रहते हैं. अब यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट काम की न्यूज है. एक तो एनजीओ को लेकर है, तो कल ही मैंने आपके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन पर गवर्नमेंट किस तरीके से काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, एक सॉर्ट ऑफ अटैक किया गया है, उसको हमने कल ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में डिस्कस किया था. ओके, आई होप कि आप लोग उसको फॉलो कर रहे हैं और आपको करना चाहिए, क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन जैसी चीज अगर आप अगले 8 महीने 18 महीने करते हो, डिपेंडिंग कि आपको मेंस 24 में देना है 25 में, वो आपको इमेंसली हेल्पफुल होने वाला है. देखिए, डोंट जस्ट रिलाई कि मैं लास्ट में एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लूंगा उससे मेरे सब इंप्रूव हो जाएगा, नहीं होगा. ठीक है, महीनों लगते हैं, साल साल भर आपको इस चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाकर आप उसके लिए तैयार होते हो. एनीवे, यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो केस चल रहा है, उसमें मैंने आपको पिछले डिस्कशन में बताया था कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जस्ट बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन में किसी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट के एडमिनिस्ट्रेशन में अगर दूसरे रिलीजन के लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, या इवन कोई मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो कम्युनिटी है उसके लोग अगर एडमिनिस्ट्रेशन में है, इसका मतलब ये नहीं होता कि अब ये जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट था वो अपना माइनॉरिटी स्टेटस लूज कर देगा. ठीक है, और इसका ये भी मतलब नहीं होता कि इस माइनॉरिटी रिलीजन के अलावा दूसरे रिलीजन के बच्चे इसमें एडमिशन नहीं ले सकते. ठीक है, ये दो ऑब्जर्वेशन दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने.
mere presence of the office bearers from a majority community in some wings of the administration of education institution does not dilute their minority character. Okay, so this was the point number one. Second, द माइनॉरिटी स्टेटस ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो अजीज बादशाह का केस हुआ था इन 1967। इट हेल्ड दैट, यहाँ पर 5 जज बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, उसने कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वॉज ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। ठीक है, दिस इज वन थिंग। देन ये स्टैब्लिश की गई थी 1875 में। इसको पहले एंग्लो मोहम्मदन स्कूल के नाम से स्टैब्लिश किया गया था। जो मोस्टली लीडरशिप थी सर सैयद अहमद खान। ठीक है, इन्होंने ब्रिटिशर्स की मदद से की थी क्योंकि इनको लगता था कि मुस्लिम्स को साइंटिफिक नॉलेज, मॉडर्न नॉलेज लेना चाहिए। ओके, इट गॉट इट्स माइनॉरिटी स्टेटस बैक व्हेन द पार्लियामेंट इनेक्टेड एएमयू अमेंडमेंट 1981। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर 67 में जजमेंट में क्या कह दिया गया कि इट इज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड इट इज नॉट ए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। फिर गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्ट इनेक्ट किया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 1981। ठीक है, फिर 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट हैज स्ट्रक डाउन द प्रोविजन ऑफ दिस लॉ। ओके, विच जिससे इसको माइनॉरिटी स्टेटस मिला था, तो यहाँ पर इसका माइनॉरिटी स्टेटस दोबारा छीन लिया गया। अब ये इशू दोबारा रेफर किया गया एक बड़ी बेंच को, 5 जज से अब 7 जज पे आए। ठीक है, 2019 में यहाँ पर सेंटर ने कहा कि एएमयू कैन नॉट बी कंसिडर्ड ए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन गिवन इट्स नेशनल कैरेक्टर। गवर्नमेंट का कहना है कि एएमयू वाज नॉट एंड कैन नॉट बी ए यूनिवर्सिटी ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशन। ठीक है, और गवर्नमेंट ने इसको इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस भी डिक्लेयर किया है, IIN। ठीक है, एस्टैब्लिश द यूनिवर्सिटी कंटेंडेड, यूनिवर्सिटी वालों का कहना है दैट इट वाज एस्टैब्लिश बाय मुस्लिम कम्युनिटी फॉर एजुकेटिंग एंड एम्पावरिंग इट्स कम्युनिटी। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी कोर्ट का फाइनल डिसीजन निकल के आएगा अगर कुछ, क्योंकि ये पेटिशन बार बार कंटेस्ट की जा रही है। ठीक है, तो अभी के लिए उन्होंने यही कहा है कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, इससे मेजोरिटी के लोग अगर एडमिनिस्ट्रेशन में आ गए, उसका मतलब ये नहीं है कि इसका कैरेक्टर छीन लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो अमेंडमेंट एक्ट इनेक्ट किया गया था 1981 में, उसने माइनॉरिटी स्टेटस दिया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, बट 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया था, द प्रोविजन ऑफ 1981 लॉ बाय विच यूनिवर्सिटी वाज अकॉर्डेड माइनॉरिटी स्टेटस। तो फिर क्योंकि इसका स्टेटस वापस छीन लिया गया, तो 2019 में वापस से इस पे पेटिशन डाली गई, बट सेंटर कह रहा है कि ये नहीं होना चाहिए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। ठीक है, जबकि जो इंस्टीट्यूट है वो कंटेस्ट कर रहा है कि नहीं, हमें होना चाहिए। चलिए, यहाँ पर आफ्टर ए रिकॉर्ड 1011 NGOs गॉट FCRA नोड इन 23, 30 गेट क्लियरेंस इन जनवरी। ठीक है, तो कल मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग इस रिलेटेड काफी बातें डिस्कस की है। तो यहाँ पर एक न्यूज में है, ताइवान हेडक्वार्टर बुद्धिस्ट मोनास्टिक ऑर्डर, ओके, इट इज ग्रांटेड क्लियरेंस अंडर FCRA एक्ट 2010 इनेबलिंग टू रिसीव फॉरेन फंड्स। अब मैंने आपके साथ दो चीजें डिस्कस की है पहले। FCRA जो एक्ट है, इसको अमेंड किया गया 2010 में थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट बनाने के लिए, उसके बाद 2022 में दोबारा अमेंडमेंट किया गया। ठीक है, ये दोनों अमेंडमेंट मैं आपके साथ पिछले सेशन में डिस्कस कर चुका हूँ 3 या 4 दिन पहले। ओके, नाउ यहाँ पर इसको FCRA रजिस्ट्रेशन मिल चुका है। ठीक है, अब ये जो इसका नाम है एनजीओ का, फो गुआंग शान मोनेस्टिक ऑर्डर, ये ओरिजिनेट हुआ था ताइवान में 1960s एंड दिल्ली में सेंटर स्टैब्लिश किया गया 2008 में, बट नॉट इम्पोर्टेंट फॉर आवर एग्जाम। In all, 30 NGOs and association has been granted FCRA registration. Okay. The registration is mandatory to receive foreign funding. And FCRA registration of nearly 6,000 NGOs had become inoperative from January 22 as the ministry refused to renew their application or NGOs did not apply for the one. Okay, तो अब यहाँ पर काफी सारी रिस्ट्रिक्शन जो लगाई गई, जो अमेंडमेंट मैंने आपके साथ पहले डिस्कस किए हैं कि आपको मैंडेटरीली एक बैंक अकाउंट खोलना होगा SBI के साथ उसकी न्यू दिल्ली की ब्रांच में। ठीक है, फिर आपको जो सर्टिफिकेशन मिलेगा, ठीक है, ये आपको एवरी ईयर रिन्यू कराना होगा। पहले एक बार मिल गया तो मिल गया। राइट, तो ये कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शन है जिन्होंने इनका वर्किंग थोड़ा सा और मुश्किल कर दिया है। उसी तरीके से कि आपके पास जितना डोनेशन आया ना, उसका सिर्फ 20% आप अपने स्टाफ और एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए खर्च कर सकते हो। यानी कि आप, अब उसमें दिक्कत क्या होगी कि मैन पावर कम करनी पड़ेगी। तो मैन पावर अगर कम होगी तो फिर उतना वर्क एफिशिएंटली हो नहीं पाएगा। पहले लिमिट थी 50%, इसको गवर्नमेंट ने डिक्रीज करके 20% कर दिया है। ठीक है, उसके अलावा जैसे फॉरेन फंडिंग तो अपनी जगह हो गई, इसके अलावा डोमेस्टिक फंडिंग भी मिलती थी इनको काफी सारी।
ठीक है, जैसे कोई आदिवासियों के राइट के लिए अगर कोई एनजीओ काम कर रहा है या बच्चों के लिए काम कर रहा है, तो उनको डोमेस्टिक लोग भी फंडिंग देते थे कि आप अच्छा काम कर रहे हो। तो डोमेस्टिक फंडिंग में भी अब इन्होंने मैंडेटरी कर दिया है कि जो फंड दे रहा है उसको अपना पैन कार्ड लगाना होगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, कई बार ऐसी जैसे सपोज करो कि अभी हमारे यहाँ पर हसदेव फॉरेस्ट का इशू चल रहा है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के राइट के लिए कुछ फाइट कर रहे हैं कुछ एनजीओ। अब सपोज कि कोई डोमेस्टिक रिच आदमी या कोई इंस्टीट्यूट इनको फंडिंग देता है कि आप, हाँ आप सही कर रहे हो आदिवासियों के राइट के लिए, या आप फॉरेस्ट को कट डाउन होने से बचा रहे हो, तो हम अपनी तरफ से कुछ फंडिंग दे रहे हैं आपको। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहा है कि आप गवर्नमेंट का ने जो माइनिंग प्रोजेक्ट सैंक्शन किया उसको रोक रहे हो, तो ऐसे में आपका पैन कार्ड आपसे लिया जाता है, तो आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट विक्टिमाइज कर सकती है फिर इसके लिए। ठीक है, कि आपके पास बहुत पैसा है ना डोनेशन देने के लिए, तो चलिए थोड़ा सा टैक्स भी दीजिए। ओके, ये इशू हम ऑलरेडी देख चुके हैं। मणिपुर में डिमांड है कि कुकी और जो कम्युनिटी जो कि इंडिजिनस नहीं है मणिपुर की, तो इनसे एसटी स्टेटस, शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस स्ट्रक डाउन किया जाए, वापस लिया जाए। और मिताई कम्युनिटी जो वहाँ की मेजोरिटी पॉपुलेशन भी है, मोर देन 50% पॉपुलेशन मणिपुर की, इनको एसटी स्टेटस दिया जाए। और यही जजमेंट दिया था मणिपुर हाई कोर्ट ने, जिसके बाद सारा फसाद शुरू हुआ लड़ाई झगड़े का। ओके, मेताई लोग जो होते हैं वो वैली में रहते हैं एंड दे आर प्राइमरीली हिंदू पीपल। ठीक है, जबकि जो कुकी एंड जो कम्युनिटी है ये मोस्टली हिली एरियाज में रहती है। ठीक है, इसके अलावा मिजोरम में इनकी ज़्यादा पॉपुलेशन है, और इनकी जो एथनिक टाइज है वो चिन पीपल्स के साथ है जो कि म्यांमार में रहते हैं। ठीक है, इसीलिए वो 16 किलोमीटर दोनों साइड की इनको रिस्ट्रिक्शन फ्री एक्सेस दिया गया, वीज़ा फ्री एक्सेस। ऑलराइट, और म्यांमार से ही ये लोग माइग्रेट करके चिन पीपल जो हैं थोड़ा मिजोरम में आ रहे हैं क्योंकि म्यांमार में ट्रबल चल रहा है। फिर मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 रिस्ट्रिक्शन लगाने को कहा था मिजोरम को। एक, बायोमेट्रिक लीजिए आप जो लोग आ रहे हैं इनको, ताकि इनको बाद में वापस भेजा सके। ठीक है, और दूसरा कहा था कि आपकी जो मिजोरम के साथ बॉर्डर है उसको सील कर दीजिए अभी के लिए। ठीक है, तो मिजोरम गवर्नमेंट ने दोनों ही मानने से मना कर दिया था सेंटर की। ओके, क्योंकि उनके एथनिक टाइज हैं। और फिर मिजोरम में ही कुछ ग्रुप्स ने वार्निंग भी दी थी मिताइस को कि आप लोग जो मिजोरम में रह रहे हो आप भी निकल जाओ अब यहाँ से। ठीक है, मणिपुर में आप कुकीज को मार रहे हो, तो यहाँ पर कुकी मेजोरिटी है मिजोरम में, तो आप भी अब वापस अपने स्टेट जाइए। अब देखिए ये होता है कि जो रिपब्लिक डे पे टैबलू वगैरह हर स्टेट अपना लेके आता है। ठीक है, तो होता क्या है कि एक कमेटी बनाई जाती है प्रॉपर, जिसमें पद्मश्री अवार्डी लोग, कुछ एमिनेंट लोग वगैरह बैठते हैं। वो सिलेक्ट करते हैं कि कौन से स्टेट के टैबलू को अलाउ किया जाएगा। ठीक है, तो अब कई स्टेट्स की शिकायत होती है कि हमें मौका नहीं मिला। जैसे पंजाब ने कहा कि हमारे टैबलू को मना कर दिया गया। कि बट कमेटी का ये कहना है कि देखिए कोशिश ये कीजिए कि 3 साल में एक बार, ठीक है, 3 साल में एक बार हर स्टेट को मौका मिल जाए। बट फॉर एग्जाम्पल कर्नाटका, ठीक है, वो पिछले 6 साल से लगातार उसका टैबलू सिलेक्ट हो रहा है इस कमेटी के थ्रू। ठीक है, तो सभी स्टेट्स को मौका मिले, ये कंट्रोवर्सीज वगैरह इरप्ट ना हो, तो उसके लिए एक प्लान प्रपोज किया गया है कि बाय रोटेशन सबको मौका मिलना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली 15 टैबलूज फ्रॉम स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज आर सिलेक्टेड. Okay. Every state and union territories get an opportunity within 3 years to ensure equitable distribution. All right. Now, कुछ स्टेट सेलेक्ट किए गए। 24 की जो परेड होगी अभी 26 जनवरी को। उसके अलावा भारत पर्व भी सेलिब्रेट करते हैं हम लोग रेड फोर्ट पर फ्रॉम जनवरी 23 टू 31, तो आप लोग उसमें भी अपना टैबलू दिखा सकते हो। एक एक्सपर्ट कमिटी कंप्राइज की जाती है ऑफ आर्टिस्ट एंड पद्मा अवार्डिस्ट, जो सिलेक्ट करती है कि कौन से स्टेट को मौका दिया जाएगा इस बार। नाउ अब देखिए यहाँ पर देखिए कि हम लोग बात करते हैं, हमने एक योजना चलाई सुगम्य भारत। ठीक है, भारत एक इनिशिएटिव लेकर आया था गवर्नमेंट सुगम्य, गलत लिख दी मैंने स्पेलिंग, सुगम्य भारत। ठीक है, इसका मोटिव क्या था कि हमें अपनी पब्लिक स्पेसेस, हमने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वगैरह को पर्सन विद डिसेबिलिटीज फ्रेंडली बनाना है। ठीक है, बट जरा देखिए कि इवन कोर्ट में ही देख लीजिए कि कोर्ट में हाल क्या है। हाफ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट हैव रैम्प्स, ओनली 25% हैव व्हीलचेयर्स एंड ओनली 5% हैव tactile paving to assist a person with visual disabilities. टैक्टाइल पेविंग मतलब वो जो आप जैसे मेट्रो वगैरह पे जाते हैं ना, तो डॉट डॉट्स बने होते हैं फ्लोर पे, ताकि वो एक अंधे आदमी को समझ में आ जाए कि यार यहाँ से आगे नहीं जाना है, मुझे इस येलो लाइन से आगे नहीं जाना है। Okay, so there is glaring inadequacies in the infrastructure of district courts. Only 30% of the court complexes have separate disabled friendly toilets. उसी तरीके से inclusivity and accessibility to justice can be ensured to person with a visual impairment by giving them instructions that are accessible to the tactile or auditory senses. ठीक है,
engage the services of sign language interpreter to enable a petitioner to understand the proceedings, right? नेक्स्ट है आर्म्ड यूएवीज इन दी हैंड ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स पोज ए चैलेंज। ओके, ये सबसे बड़ा चैलेंज है क्योंकि आज हाउदी रेबल्स क्या कर रहे हैं, वो इन्हीं चीजों का यूज कर रहे हैं, ड्रोन का सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं अटैक करने के लिए रेड सी में, ठीक है। और ये हाउदी रेबल्स जो है इन्होंने पहली बार यूज नहीं किया है, इससे पहले सऊदी अरेबिया में एक बहुत बड़ी रिफाइनरी पे ब्लास्ट करने के लिए भी हाउदी रेबल्स ने ड्रोन्स का ही यूज किया था। और ऊपर से फिर हमारे यहाँ पर पाकिस्तान भी ड्रोन्स का ही यूज करता है आप हमारे एलओसी के अक्रॉस ड्रग्स पहुंचाने के लिए या आर्म्स पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ तो चलो ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, रेबल ऑर्गेनाइजेशन, इनके हाथ में ड्रोन्स लगना यानी कि यूएवीज ओवरऑल, ठीक है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, ये बहुत डेंजरस है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज पोज करते हैं। स्टेटिंग दैट ऑटोनमस सिस्टम्स वर बिकमिंग ए प्रेफर्ड चॉइस फॉर बैटल, द चैलेंजेस पोज्ड बाय सच सिस्टम ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स एंड टेररिस्ट। तो यहाँ पर दृष्टि 10 इट इज ए मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, ठीक है। लॉन्ग एंड्योरेंस मतलब काफी देर तक हवा में रह सकता है, ठीक है। और मीडियम एल्टीट्यूड पर फ्लाई करता है यानी कि बहुत ज्यादा हाइट पर नहीं। नाम है इसका दृष्टि 10, ये पहला बनाया गया है बाय अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस फॉर द नेवी इन हैदराबाद, ठीक है। हमने इसराइल से लिया था हर्मिस 900 यूएवी, ठीक है, ये इसराइल से लिया है। अब देखिए ये चीजें याद इसलिए रखिए क्योंकि अब ये पूछी जाती हैं आपको मैच द फॉलोइंग में देकर कि ये फलाना वेपन हमने इस कंट्री से लिया है, ये वेपन उस कंट्री से लिया है। जैसे S-400 हमने कहाँ से लिया, इधर से लिया, रशिया से, ठीक है। उसी तरीके से हमने चीता हेलीकॉप्टर वगैरह यूएसए से लिया, ठीक है। बराक मिसाइल है तो वो हमने इसराइल से लिए। उसी तरीके से हर्मिस ड्रोन्स है यूएवी, ठीक है, ये हमने इसराइल से लिए, ठीक है। तो इनको याद रखिए, ये मैच द फॉलोइंग में एग्जाम्स में आपसे पूछी जाएंगी। और अब आपके ऑप्शंस ऐसे नहीं आते हैं कि आप कुछ एलिमिनेट कर लो। अब आपको अगर 4 चीजें पूछी गई तो आपको चारों ही पता होना चाहिए तभी आप आंसर कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए 22 से यूपीएससी का प्रीलिम्स थोड़ा सा टफ हो गया है, ठीक है। तो ये जो हमने बनाया है दृष्टि 10, ठीक है, इट इज द इंडिजिनस वर्जन ऑफ हर्मिस 900 जो इसराइल से लिया है, ठीक है। इसमें 70% इंडिजिनस कंटेंट यूज हुआ है। तो देखिए ये कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं कह सकते क्योंकि ये वैसी बात है कि जैसे आप परसेंटेज में कि यार मैं 75 तक तो बहुत इजीली पहुंच गया था, मतलब बिना पढ़े भी मैं 75 मार्क्स ले आया। बट 75 से वो जो 100 तक जाना है ना प्रीलिम से कट ऑफ में, वही सबसे बड़ा चैलेंज होता है, ठीक है। उसी तरीके से जब हम बात इंडिजिनस कंटेंट की करते हैं तो 70% तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके आगे जो एकदम आप कहते हो कि जो अब क्रिटिकल काम बचा है बहुत ही एडवांस, वो 30% जब अचीव करेंगे तब हम इंडिजिनस होने पर प्राउड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन अटैक ऑन द कमर्शियल शिप्स इन द रेड सी बाय हाउदी रेबल्स, ठीक है। वो अभी तक हाउदी रेबल्स 35 ड्रोन अटैक कर चुके हैं जो कि बहुत ज्यादा होता है। और उनका टारगेट मोस्टली यही था कि या तो वो इजरायली ओन्ड वेसल पे अटैक कर रहे हैं या ऐसे वेसल्स पे जो इसराइल से आ रहे हैं या जा रहे हैं, ठीक है। आर्मी वॉज लुकिंग टू रिसीव दृष्टि 10 एज वेल, ठीक है। अभी नेवी के लिए तैयार हुआ है, आर्मी भी रिसीव करना चाहती है। सेकेंड, रेड सी के अक्रॉस सभी कंट्रीज के बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, ठीक है, जो मैंने आपके साथ मेंस 450 प्लस के एक वीडियो में रेड सी पे मैंने एक वीडियो बनाया उसमें डिस्कस किए। कम से कम 3 से 4 ऐसे एंगल हैं उसमें, ऐसे डायमेंशन हैं जिससे आपको डेफिनेटली प्रीलिम्स में क्वेश्चन मिलेगा। तो उस वीडियो को मिस मत करना, देख लेना याद से। चलिए यहाँ पर आते हैं सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स फ्रॉम आउटर स्पेस, ठीक है, ये हमें हेल्प कर सकते हैं फिजिक्स में। अब यहाँ पे एक वर्ड याद रखिए, कॉस्मिक रे दैट हैज बीन डब्ड एज अमेटेरासु, ठीक है। ये अमेटेरासु आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दैट, ठीक है, गलत भी कर रहा हूँ शायद, बट वर्ड देख लीजिए, ठीक है। ये जापानीज लैंग्वेज में, जापानीज कल्चर में ये वर्ड का मतलब होता है मून गॉडेस, ओके। तो कुछ कॉस्मिक रेज मिली थी, डिटेक्ट हुई थी इस तरह की, तो उनको ये नाम दे दिया गया। A very high energy cosmic ray event in 21 christened as Amaterasu, ठीक है, the second highest energy cosmic ray to be discovered, ठीक है। इससे पहले फर्स्ट सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट चार्ज वेव डिटेक्ट हुई है वो 91 में हो चुकी थी, ठीक है। ये सेकंड हाईएस्ट एनर्जी कॉस्मिक रे डिस्कवर हुई है। नाउ होती क्या है कॉस्मिक रेज, दे आर द स्ट्रीम्स ऑफ एनर्जेटिक पार्टिकल्स एंड क्लस्टर्स ऑफ पार्टिकल्स कमिंग फ्रॉम आउटर स्पेस एंड द सन, ठीक है। और इनमें प्रोटॉन भी होते हैं और अल्फा पार्टिकल्स भी होते हैं। अल्फा पार्टिकल्स का मतलब है न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम एटम्स, ठीक है, ये दोनों होते हैं इन रेस में। नाउ ओनली लो इंटेंसिटी कॉस्मिक रेस अर्थ सरफेस तक पहुंच पाती है, देयर मोस्ट ऑफ देयर एनर्जी इज लॉस्ट इन एटमोस्फियर। और ये बहुत अच्छी भी बात है क्योंकि अगर हाई इंटेंसिटी की कॉस्मिक रेस अर्थ पे आने लगती तो ह्यूमन लाइफ सर्वाइव करना इम्पॉसिबल हो जाता, ठीक है।
अदरवाइज लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल ऑन द अर्थ। ठीक है, तो ये इतना पैराग्राफ समझ में आया आपको बेसिक कॉस्मिक रेस के बारे में। नेक्स्ट देखिए, इनमें एनर्जी होती है करीब करीब 240 एक्सा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब ये जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एक यूनिट होती है जस्ट लाइक जूल्स यूज टू मेजर द एनर्जी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, जूल हम लोग एनर्जी को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम लोग मेजर करते हैं एनर्जी एट सब एटॉमिक पार्टिकल लेवल। क्लियर। अब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है इट इज अप्रोक्सीमेटली 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। और जूल्स क्या होते हैं, तो 1 जूल वो एनर्जी जो हम लोग 1 वॉट का बल्ब लाइट करने के लिए यूज करते हैं फॉर 1 सेकेंड। अगर आपको एक 1 वॉट का बल्ब 1 सेकंड के जलाना हो ना, तो उसमें जितनी एनर्जी लगती है उसको कहते हैं 1 जूल। ओके, एंड दिस 1 ईवी इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल्स। ओके, और जूल से मेजर करती है एनर्जी को एट दी सब एटॉमिक पार्टिकल लेवल। ओके, सो दैट इज सेकंड पॉइंट। राइट, चलिए अब इस पे आते हैं। ये दो अमेटेरासु कॉस्मिक रे हैड एन एनर्जी ऑफ 250 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको छोड़िए, ठीक है, नॉट इंपॉर्टेंट, बट बस इतना समझ लीजिए कि इसमें जो एनर्जी है ना, इट इज एक्सट्रीमली हाई, वेरी हाई। ओके, इट इज अबाउट 40 मिलियन टाइम्स हायर देन द एनर्जी इम्ब्यूड इन लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। जो प्रोजेक्ट चल रहा है वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि बहुत हाई एनर्जी से पार्टिकल को हिट करते हैं एक दूसरे पे। ठीक है, तो हम लोग वहां पर जितनी एनर्जी दे पा रहे हैं ना, उससे 40 मिलियन टाइम्स ज्यादा एनर्जी होती है इन कॉस्मिक रेस में। ऑलराइट, दी ओनली सोर्स ऑफ वेरी हाई एनर्जी पार्टिकल्स, ये LHC पार्टिकल जिस पे वर्क कर रहे हैं। नाउ ये जो कॉस्मिक रेस एनर्जीज हैं ये हमें क्या बताती हैं, तो अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक रेस आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स फ्रॉम एक्स्ट्रा गैलेक्टिक सोर्सेज विद एनर्जीज ग्रेटर देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, दैट्स योर थर्ड पॉइंट। Now, the cosmic rays with more energy than around 60 electron volt don't survive beyond a certain distance in space. क्यों? क्योंकि वो लॉस हो जाती है। दिस इज बिकॉज ऑफ कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। ओके, इस CMB की वजह से ये जो रेस होती हैं ये ज्यादा दूर तक सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। Now, longer the UH ECR passes through the CMB, greater is the suppression. जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा जितना सफर वो तय करके आएगी उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी सप्रेस होने लगती है। ठीक, नाउ तो ये जो एनर्जी डिटेक्ट हुई है ये आई कहाँ से, तो इट अपीयर्स टू हैव कम फ्रॉम एन एम्प्टी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, नो वन नोस कि एग्जैक्टली कहाँ से आई है, बट माना जाता है कि इसके जो सोर्स होते हैं वो 3 जगह से हो सकते हैं। फर्स्ट, it may have interacted with a magnetic field stronger than current models. Okay, second, scientists may have to rethink the understanding of high energy particle physics. Okay, मैंने कोई सा एक मिस कर दिया शायद। ओके, हाँ, फर्स्ट था ए सोर्स दैट जो हम लोग अब तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, दैट इज वन पॉसिबिलिटी। दूसरा कि ये इंटरेक्ट की हो कहीं मैग्नेटिक फील्ड जो स्ट्रॉन्गर हो इनके करंट मॉडल से। और तीसरा कि शायद हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है अबाउट हाई एनर्जी पार्टिकल फिजिक्स, उसी को चेंज करना होगा शायद। तब जाकर ही शायद हम ये समझ पाए एग्जैक्टली कि ये एनर्जीज के सोर्स क्या होते हैं। 91 में सबसे हाई डिटेक्ट हुई थी विद एन एनर्जी ऑफ 320 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, इट रिमेन्स द मोस्ट एनर्जेटिक कॉस्मिक रे और इसका नाम दिया गया था ओ माय गॉड। नाउ हाउ कैन दिस अमेटेरासु हेल्प, तो देखिए कॉस्मिक रेस को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 टाइप में। एक वो जो ओरिजिनेट कर रही हो फ्रॉम बियॉन्ड आर सोलर सिस्टम, ठीक है, हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से, तो उसको हम कहते हैं गैलेक्टिक कॉस्मिक रेस। ठीक है, दिस इज वन। और एक दूसरी हो सकती है हाई एनर्जी पार्टिकल जो सन ने एमिट किए हो, उनको हम कहते हैं सोलर कॉस्मिक रेस। ठीक है, 2 टाइप की हो गई। नाउ सोलर कॉस्मिक रेस ऑब्वियसली ओरिजिनेट कहां से होगी, ये सोलर फ्लेयर से होगी। Now remember this total mass of hydrogen and helium present is about 28 to 100 ratio, that is 28 ग्राम of alpha particle जो हमने शुरू में देखा था न्यूक्लियाई। ओके, 28 ग्राम ऑफ अल्फा पार्टिकल फॉर एवरी 100 ग्राम ऑफ प्रोटॉन्स। मैंने आपको बताया था कॉस्मिक रेस में दोनों हैं। ठीक है, प्रोटॉन्स भी हैं, अल्फा पार्टिकल्स भी हैं। और किस रेशियो में है ये, तो 28 रेशियो 100 में। The ratio is similar to the abundance of helium and hydrogen in the early universe. So ये जो GCR है, it is slowly changing the streams of high energy particles. They are thought to originate outside the solar system in events such as supernova. Supernova क्या था? It is an explosion that occurs when a massive star nears its end of its life. 89% of GCR is hydrogen and the remainder includes the nuclei of all other elements. The nuclei are fully ionized and meaning that ionized का मतलब क्या होता है कि आपके जो सारे इलेक्ट्रॉन्स है, all of their electrons have been stripped away. जब सारे आपके इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, चले जाते हैं, तब हम कहते हैं कि ये आयोनाइज स्टेट में आ गया है।
As a result, these particles interact with and are affected by magnetic field. This is why sun's strong magnetic field alter the energy level of GCR reaching the earth. Okay, और हमारे यहाँ पर उतनी हाई लेवल की एनर्जी पार्टिकल्स नहीं पहुंचते हैं जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए ही थ्रेट बन जाए. Now, when cosmic ray particles reach the Earth atmosphere, they ionize the air molecules. लेकिन सिर्फ एयर मॉलिक्यूल्स को आयनाइज कर पाते हैं दैट आर एटलीस्ट अबाउट 3 किलोमीटर अबव द सरफेस. ठीक है, उसके और नीचे आएंगे तब तक तो वो अपनी पूरी एनर्जी लूज कर देते हैं. ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे 23 ईयर के बारे में. ठीक है, तो इसके बारे में हमने कुछ फैक्ट्स अब तक जाननी है कि ऑलमोस्ट एवरी डे इस साल हर दिन कम से कम 1 डिग्री से ज्यादा हॉट रहा. ठीक है, 84 डेज ऐसे थे जब टेम्परेचर 1.5 डिग्री के लिमिट को ब्रीच कर गया और 4 दिन ऐसे भी आए जब टेम्परेचर 2 डिग्री को भी ब्रीच कर गया. ठीक है, एंड पिछले 1 लाख साल में सबसे गर्म साल रहा है 2023. ठीक है, प्लैनेट्स हॉटेस्ट ऑन रिकॉर्ड बाय वर्ल्ड्स वार्मेस्ट इन लास्ट 1 लाख ईयर्स. ठीक है, तो ओवरऑल एवरेज अगर देखें तो 23 में प्लैनेट वॉर 1.48 डिग्री सेल्सियस वार्मर देन प्री इंडस्ट्रियल पीरियड. ठीक है, 2015 एग्रीमेंट क्या कहता है कि 1.5 डिग्री तक एंड हो सके तो 2 डिग्री के नीचे तो रोकना ही है टेम्परेचर को. ऑलराइट, और कल मैंने आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताई थी जो आपको प्रीलिम्स में दिक्कत दे सकती है कि ऐसा नहीं है कि अगर मान लो कोई एक साल टेम्परेचर 1.5 डिग्री ब्रीच कर गया तो हमारा पेरिस का गोल मिस हो गया. ऐसा नहीं है, ये टेम्परेचर को लगातार कई साल तक, ओके, एटलीस्ट 3 साल तक क्रॉस करना होगा तब जाकर हम एवरेज कहेंगे कि हाँ अब हम अपना पेरिस का गोल मिस कर चुके हैं. ठीक है, ऐसा नहीं कि बस एक बार ब्रीच कर गया एक साल तो हम कह देंगे कि ब्रीच हो गया है गोल हमारा. ऐसा नहीं है. ओके, तो द वर्ल्ड हैज नॉट येट ब्रीच द टारगेट. The world's carbon dioxide emission from the burning coal oil gas hit the record level of 23. इस पॉइंट को जरूर याद रखना और अपने एग्जाम में जरूर लिखना कि हम लोग बात कर रहे हैं कि हमें फॉसिल से एमिशन कम करने हैं बट 23 में रिकॉर्ड लेवल पे गए हैं ये एमिशंस, बड़े हैं उल्टा. ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर रोज टू इट्स हाईएस्ट रिकॉर्डेड लेवल. ठीक है, नो रीजंस हैं ह्यूमन कॉज क्लाइमेट चेंज, टेम्परेचर व बूस्टेड बाय एल नीनो वेदर पैटर्न. एल नीनो का भी एक रोल था इस साल जो इतना वार्म हुआ है ना 23, उसमें ह्यूमन एमिशन, ग्रीन हाउस एमिशन हमारे हाईएस्ट गए. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन अपना रिकॉर्ड लेवल पे गया बट एट द सेम टाइम एल नीनो का भी रोल था इस बार ज्यादा गर्म होने में. ठीक है, ईच फ्रैक्शन ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज एक्सेसरबेट एक्सट्रीम एंड डिस्ट्रक्टिव वेदर इवेंट्स. ठीक है, हमने वर्ल्ड ओवर देखा हीट वेव्स, चाइना यूरोप में आई, एक्सट्रीम रेन, ठीक है, लिबिया में आई, कनाडा में वर्स्ट वाइल्ड फायर सीजन हुआ, स्पेन में वर्स्ट वाइल्ड फायर, यूएसए के हवाई में वर्स्ट वाइल्ड फायर, इवन इंडिया में पूरा नॉर्दर्न इंडिया में फ्लड्स आए. ठीक है, तो ये जो इवन अगर 1 डिग्री से भी आपका टेम्परेचर बढ़ता है ना किसी साल तो ये इतने ज्यादा डिवास्टेटिंग इवेंट्स की फ्रीक्वेंसी और बढ़ जाती है. क्लियर. अब देखिए यहाँ पर ये एक एनजीओ है, आप कह सकते हो एक अम्ब्रेला एनजीओ, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी है. कुछ हम एग्री कर सकते हैं, कुछ एग्री नहीं भी कर सकते. तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की है कि आप देखिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हम हमेशा क्या कहते हैं कि इनको फंड्स, फंक्शन और फंक्शनरी, ठीक है, ये डिवॉल्व नहीं किए हैं स्टेट गवर्नमेंट ने. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फंड. ठीक है, फंड नहीं होगा तो कोई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ढंग से काम नहीं कर सकता. तो अब ये फंड कहाँ से लाओगे, क्या स्टेट से मांगते रहोगे या सेंटर से मांगते रहोगे, नहीं. अब जरा एक बार सोचिए कि हम लोग वही पुराना दौर वापस चलें कि कुछ प्रोडक्ट्स या गुड्स कह लीजिए, गुड्स एंड सर्विसेज, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को रिजर्व रखा जाता था कि ये सिर्फ स्मॉल इंडस्ट्री ही बनाएंगी. ठीक है, जैसे आप बात कीजिए पापड़ की, ठीक है, आप बात कीजिए पिकल की. ठीक है, ये यार इवन अगरबत्ती को भी रख लीजिए आप, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो रिजर्व रखे जाते थे कि इसको सिर्फ स्मॉल इंडस्ट्रीज ही बनाएंगी. आज पापड़ आप ब्रांडेड वगैरह भी आ गए, ठीक है, और कॉस्ट तो छोड़ ही दीजिए आप, मतलब 10 रुपए का एक पड़ता है उस लेवल की कॉस्ट है. पर सोचिए कि छोटी छोटी चीजें अगर गांव में बनाई जा रही होती, अब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंडर में गवर्नमेंट की मदद से ही कुछ छोटी छोटी फैक्ट्रीज लगाई जाए, वहां पापड़ बनता, पिकल बनता, अगरबत्ती बनती. ठीक है, तो लोगों को मनरेगा की जगह एक बेटर एम्प्लॉयमेंट मिलता. ठीक है, और फिर इसको सेल करने से जो इनकम होती, यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के पास अपनी खुद की एक इनकम होती. ठीक है, उसको फंड का क्रंच नहीं होता. राइट, और एक पूरे गांव की इकोनॉमी मूव करती इस चीज के थ्रू. राइट, तो ये इसमें इन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है कि कहीं ना कहीं हमें फिर से ये जो हमारा कंसेप्ट था पहले कि हमें कुछ सेक्टर रिजर्व रखने चाहिए एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज, तो शायद एक बार फिर से इस तरफ सोचना चाहिए गवर्नमेंट को.
नो, इस वक्त इंडिया काफी सारे क्राइसिस से गुजर रहा है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल एंड कल्चरल स्ट्राइफ, इकोलॉजिकल कोलैप्स, इरोजन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स, और सबके एग्जांपल अगर आप देखने जाएंगे तो न्यूज़पेपर में हम पिछले काफी टाइम से देख ही रहे हैं। ठीक है, इकोलॉजिकल कोलैप्स की बात करें तो बद्रीनाथ में सिंक हो गया था। ठीक है, जमीन सिंक होने लगी थी। जोशीमठ, उसी तरीके से सिक्किम में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हुआ। ठीक है, उत्तराखंड में काफी सारे क्लाउड बर्स्ट के इंसिडेंट हुए। ठीक है, तो ये सब इकोलॉजिकल इम्बैलेंस को सिग्निफाई करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो कल ही मैंने आपके साथ मेंस में डिस्कस किया था कि ग्रेजुएट्स में, ओके, ग्रेजुएट्स में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इट इज मोर देन 25%। पोस्ट ग्रेजुएट में इट इज इवन मोर देन 37%। उसी तरीके से जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है हमारे यहाँ के ग्रेजुएट्स का, कि मोर देन 50% आर नॉट इवन वर्दी ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, उतना पुअर लेवल है। सोशल एंड कल्चरल स्ट्राइफ की बात करें तो पोलराइजेशन बहुत जम के हो रहा है। ठीक है, हिंदू मुस्लिम डिबेट चलती रहती है दिन रात, इसमें मीडिया का रोल बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, उसी तरीके से हमारे खुद के सेंट्रल मिनिस्टर्स ने कई बार इस तरीके के हेट स्पीच दिए हैं, नारे लगाए हैं, जो कि सीधे सीधे सिग्निफाई करता है कि हमारे यहाँ सोशल जो सोशल हार्मनी है उसमें डिसरप्शन हो रहा है। इरोजन और डेमोक्रेटिक राइट्स की बात करें, इसका एग्जांपल तो यहाँ पे 140 एमपीज को आप सस्पेंड करते हो और उसके बाद कुछ क्रूशियल बिल पास कर देते हो। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल सब न्यूज़पेपर से है। बस इसी तरीके से यार यही है ब्रेनस्टॉर्मिंग का गोल। जैसे आपके सामने हमने ये प्रॉब्लम्स दिखाई तो वो सारे एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। ओके, और ये सब रट्टा मारने से या कहीं से नोट्स लेके याद करने से नहीं होगा। यूपीएससी की वो डिमांड नहीं रही है अब जो पहले थी। ओके, sinking of Joshima, dam burst in Sikkim, conflict in Manipur, attempt to stifle democratic voice by slapping false cases against the activists, journalists, and lawyers, suspending opposition MPs, and so on. Now, अब देखिए इनमें इन लोगों ने क्या किया है, 85 पीपल्स मूवमेंट एक तरह के सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने रिलीज की एक पीपल मैनिफेस्टो फॉर जस्ट इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल इंडिया। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म का नाम इन्होंने रखा है विकल्प संगम। अब इसको आप याद इसलिए रखेंगे क्योंकि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन पे जब एग्जाम्पल आता है ना, तो आपको लिखना चाहिए कि इस तरह का एक प्लेटफॉर्म बना है विकल्प संगम, और इन्होंने एक पब्लिक ओरिएंटेड मैनिफेस्टो तैयार किया है। एंड पॉलिटिकल पार्टीज मस्ट इंक्लूड दीज थिंग्स, कि हाँ क्योंकि ये लोग बात किसकी कर रहे हैं, फॉर जस्ट इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगे इंडिया में। तो पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टो इन चीजों से इंस्पायर होते हैं। यही रोल होता है एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का, कि ग्राउंड लेवल पे वर्क करते हो, ग्राउंड लेवल पे इश्यूज देखते हैं, फिर वो जब इस तरह का मैनिफेस्टो निकालते हैं, पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज, सभी पॉलिटिकल पार्टी, उनको इस मैनिफेस्टो को देखना चाहिए कि एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं और ग्राउंड लेवल की रियलिटी क्या है, ताकि उसमें से जो एक अच्छे ओपिनियन होते हैं वो आपको इंक्लूड करने चाहिए अपने मैनिफेस्टो में। ओके, तो इन्होंने काफी सारी चीजों की बातें की है, जैसे इकोलॉजिकल फूड प्रोडक्शन, ठीक है, डिसेंट्रलाइज वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट, कम्युनिटी बेस्ड एनर्जी प्रोडक्शन, डिग्निफाइड हाउसिंग, सेटलमेंट, एजुकेशन, हेल्थ सिक्योरिटी, लोकली एम्पावर्ड डिसीजन मेकिंग, रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो अभी इसको एक एक करके हम सबको देख रहे हैं। नाउ दिस मैनिफेस्टो इज एम्ड एट जनरल इलेक्शन ऑफ 2024। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल करने के लिए कहते हैं कि हमें बहुत अटेंशन देने की जरूरत है स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग पर, क्राफ्ट, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट डायरेक्ट बेचो तो बहुत कम कॉस्ट मिलती है, बट अगर कुछ वैल्यू एडिशन करके बेचो तो बहुत अच्छी कॉस्ट मिलती है। ठीक है, उसी तरह फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट्स वगैरह, फिशरीज, पैस्चुरलिज्म एंड द एक्सटेंशन ऑफ मनरेगा टू अर्बन एरियाज एज वेल। ठीक है, अभी तक वहां तो है ग्रामीण इलाकों में, ठीक है, मनरेगा में सिर्फ रूरल एरियाज में एप्लीकेबल है, बट अर्बन एरियाज में भी लाने की जरूरत है ऐसी स्कीम, ताकि यहाँ पर भी जो पॉवर्टी से फंसे हुए लोग हैं उनके पास एक गारंटीड एम्प्लॉयमेंट मिले उन्हें। ठीक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि कुछ गुड्स एंड सर्विसेज ओके शुड बी हैंडमेड फॉर स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग एंड शुड बी रिजर्व्ड। ठीक है, ये सच में ये इनका एक अच्छा ओपिनियन है और ये जरूरत भी है इसकी इनफैक्ट। ठीक है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि शायद स्मॉल इंडस्ट्रीज को बनाने चाहिए, बट उसमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज का ऐसा कंपटीशन आया है कि अगर छोटी लेवल पे उसको बनाने की कोशिश भी की जाए ना, तो वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, कॉम्पीट नहीं कर पाएगा। ठीक है, रिजर्व करने की जरूरत है कुछ सेक्टर्स को फिर से, अदरवाइज बड़ी बड़ी कंपनीज मशीनों के थ्रू ये चीजें बनाती रहेंगी एंड लोग अनएम्प्लॉयमेंट रह जाएंगे छोटे छोटे गाँव में। ठीक है, तो हर चीज हम सिर्फ एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख सकते, हमें लोगों को बेरोजगार नहीं बनाना, जैसा ही गांधी जी कहते थे कि मशीनें इंसानों की जॉब्स खा जाएंगी। ठीक है, अब क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो हम सिर्फ एफिशिएंसी की तरफ ही नहीं देख सकते, हमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना भी जरूरी है। ठीक है, देयर इज नीड फॉर रूरल रिवाइवल लीडिंग टू रिड्यूस आउट माइग्रेशन एंड इवन रिवर्स द माइग्रेशन, शहरों से वापस से गाँव की तरफ।
ठीक है। एक रेम्यूनरेटिव लाइवलीहुड मिलेगी एग्रीकल्चर पे बेस्ड। होम स्टे बेस्ड टूरिज्म को प्रमोट किया जा सकता है, जैसे लोग जो शहरों में रहते हैं ये गांव की तरफ जाएं अपने वेकेशन मनाने, वहां पर गांव पे इस तरह के घर या कॉटेजेस टाइप बनाए जाएं कि लोग आए यहाँ पर ऐसे रहें, बिल्कुल कोई होटल रूम की तरह नहीं, ऐसे कि हाँ हमारा ही घर है, ठीक है। उस तरह की मतलब अपने रूरल टूरिज्म को प्रमोट करने की जरूरत है कि लोग शहर की भागदौड़ और पॉल्यूशन और इस सब से परेशान होकर कि चलिए हम अपने वेकेशन गांव में मनाएंगे, एक ग्रीनरी एक अच्छी एरिया में बनाएंगे, ठीक है। कंबाइनिंग द ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न नॉलेज एंड टेक्नोलॉजीज। Now, large industries controlled by big corporation and government agencies with extreme inequalities, ये जो large industries है इस large industry led development की वजह से ही extreme inequalities आती हैं सोसाइटी में, ये फैक्ट है, ठीक है। There need a curb on enormous black money, reduction in ratio of highest and lowest salaries, ठीक है। जैसे कुछ लोगों को करोड़ों तक का पैकेज मिलता है, ओके, बट कुछ को 11,000 10,000 तक की सैलरी मिलती है, तो इसमें ये जो इतना बड़ा गैप है ना मैसिव, इसको थोड़ा सा रिड्यूस करने की जरूरत है। ग्रेटर वेल्थ एंड इनहेरिटेंस टैक्सेशन ऑफ द रिच, कुछ लोग हैं जो इमेंस प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हैं, जैसे सुनील शेट्टी की बेटी ने की शादी में उन्होंने अपनी बेटी को 50 करोड़ का फ्लैट गिफ्ट किया था, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज पर एक वेल्थ टैक्स भी लगाना चाहिए और इनहेरिटेंस टैक्स भी, एंड बेसिक इनकम एंड पेंशन फॉर ऑल वर्कर्स। नाउ इंक्रीजिंग अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज हैं आज हमारे स्टेट की यानी कि गवर्नमेंट की। दी अनफिनिश्ड टास्क ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, वही फंड फंक्शन डिवॉल्व नहीं किए गए हैं लोकल लेवल पर। आस्क फॉर रियल डिवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल एंड लीगल पावर्स to villages and urban assemblies, fuller implementation of panchayati laws and comprehensive laws on accountability of state agencies and mandatory public audits होना चाहिए, ठीक है। ग्राम सभा हमारी उतनी असर्टिव है ही नहीं कभी, ठीक है। वो कभी ग्राम पंचायत से असर्टिव होकर मांग ही नहीं पाती है कि ऑडिट बताइए कितना फंड आया, आपने कहाँ कहाँ यूज किया। एंड रिवाइविंग द इंडिपेंडेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन सच एज इलेक्शन कमीशन एंड मीडिया, ठीक है। इनकी इंडिपेंडेंस पर सीरियस कंसर्न है, बहुत सीरियस कंसर्न है, ठीक है, स्पेशली मीडिया। Illegitimate crackdown on peaceful dissent and repeal of repeatedly misused laws like UAPN National Security Act, ठीक है। ऑब्वियसली ये इस राइटर के पर्सनल ओपिनियन है, बट हम सिर्फ वो पॉइंट पिक कर रहे हैं जो हमारे काम आ सकते हैं। Expressing concern about interfaith and inter-ethnic conflict, hate speech and vulnerability, the priority should be कि हमें मोस्ट मार्जिनलाइज सेक्शन जो है दलित, आदिवासी, विमेन, रिलीजियस, सेक्शुअल माइनॉरिटीज, इनके लिए वर्क करने की जरूरत है। अब देखिए एक बहुत अच्छी इन्होंने बात बोली है कि एक देश अगर अपनी जीडीपी का 10% भी एजुकेशन और हेल्थ पर खर्च नहीं कर रहा है तो फिर वो एक अच्छा स्टेट नहीं हो सकता। ऑलराइट, हमें जरूरत है कम से कम एटलीस्ट 6% जीडीपी पे खर्च करने की, बट एजुकेशन पे अपनी जीडीपी का, बट हम खर्च करते हैं हार्डली 3%, ठीक है। और ये एजुकेशन होना चाहिए मदर टंग में, एक्टिविटी बेस्ड, कल्चरली एंड इकोलॉजिकली रूटेड लर्निंग। इट नोट्स द नीड फॉर कम्युनिटी हेल्थ प्रोसेसेस, प्रिवेंटिंग द इल हेल्थ एंड एडिक्वेट न्यूट्रिशन, सेफ वाटर, एंड कम से कम 3% तो हमें खर्च करना चाहिए जीडीपी का हेल्थ सेक्टर पे, ठीक है। तो ये बनता है इतना वैलिड पॉइंट कि आप अपने देश में एटलीस्ट 10% तो हेल्थ और एजुकेशन जैसी बेसिक चीजों पे खर्च करो। नाउ स्पेसिफिक फोकस ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज, तो नेशनल लैंड एंड वाटर पॉलिसी दैट प्रोटेक्ट्स इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फंक्शन, okay, community led conservation of wildlife, biodiversity, collective rights to natural resources by extending a law such as forest right act to other ecosystem as well. It urges complete conversion of India's farming to organic। अब देखिए ये थोड़ा इम्प्रैक्टिकल बात है क्योंकि श्रीलंका ने ये कोशिश की थी कि हम पूरी तरह ऑर्गेनिक होंगे, दिवालिया हो गया वो, ठीक है, भुखमरी के हालात हो गए थे। तो इंडिया में इस तरह की हरकत हमें नहीं करनी है, ये कह रहे हैं कि पूरा ऑर्गेनिक हो जाना चाहिए 2040 तक। इतनी हाई पॉपुलेशन को आप ऑर्गेनिक फूड से सस्टेन नहीं कर सकते, दैट्स नियरली इम्पॉसिबल। एंड ड्रास्टिक कट इन टॉक्सिक प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक्स एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, तो ये एक अच्छी बात है कि हाँ ये जरूरत है, पॉल्यूशन ने बहुत परेशान किया है। और कल मैंने आपको कल के डिस्कशन में एक प्लांट का नाम बताया भी था जो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन बनाने में काम आएगा, ठीक है। अगर आपने कल का डिस्कशन देखा था तो आप मुझे उसका नाम बताएंगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। नाउ डिसेंट्रलाइज वाटर हार्वेस्टिंग मैनेज बाय कम्युनिटीज, डिसेंट्रलाइज रिन्यूएबल एनर्जी एंड फेजिंग आउट फॉसिल फ्यूल्स एंड न्यूक्लियर पावर बाय 2030। अब न्यूक्लियर पावर हमें प्रमोट करनी है क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, ठीक है। सिर्फ विंड और सोलर एनर्जी पर डिपेंड नहीं हो सकते हम, बट ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियर पावर को फेस आउट करना है, तो नहीं, वी डोंट एग्री विद दिस। No, the manifesto asks to roll back the weakening of environmental impact assessment. Obviously, environment impact assessment को बहुत वीक किया जा रहा है इस गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। एंड फॉरेस्ट क्लियरेंस प्रोसेसेस एंड इंट्रोड्यूस इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ सेक्टर्स सच एज एनर्जी एज ए होल। और ये कहते हैं कि एक नेशनल एनवायरनमेंट कमिश्नर बनाना चाहिए, ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के साथ, जस्ट लाइक इलेक्शन कमिश्नर एंड सीएजी, ठीक है, जो इंश्योर करे कि ये एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट और जो प्रोजेक्ट को क्लियरेंस वगैरह दिया जा रहा है वो अच्छे से प्रॉपर तरीके से फंक्शन करे। क्लाइमेट क्राइसिस काफी है, एरेटिक वेदर, एक्सट्रीम हीट, ड्राइंग अप ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड ग्लेशियर्स एंड सो ऑन,
देखिए, तो वो चाहते हैं कि ये सब रिकमेंडेशन इलेक्शन मैनिफेस्टो में यूज करे पॉलिटिकल पार्टीज. As a citizen of India, we need to be much more alert and proactive, demanding that the elected representative do what is expected of them, asserting our own voice. इंडिया मालदीव्स की बात है तो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग काफी सारे पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सबसे पहले क्या था कि पहली बात तो कि मुइजी यहाँ पर प्रेसिडेंट बना तो उसने चलाया था इंडिया आउट कैंपेन. ठीक है, तो वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स पर ही जीत के आया है. दूसरा, इसने अपनी पहली विजिट के लिए टर्की को चुना जो कि पूरी तरह से एंटी इंडिया स्टांस रखता है कश्मीर इशू पर, और दूसरी विजिट के लिए चाइना चुना. जबकि आज तक जितने प्रेसिडेंट मुइजी से पहले बने थे उन सभी ने अपनी पहली डेस्टिनेशन भारत को चुना था. राइट, इसके बाद इसने जो इंडियन आर्मी की कुछ सोल्जर्स वहां पर तैनात थे उनको कहा कि आप हटाइए हमारी सोल्जर, ठीक है, आप इंटरप्ट करते हैं हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में. तो पहला तो ये किया इसने. और दूसरा, जो एक एग्रीमेंट था हाइड्रोलॉजिकल सर्वे को लेकर जो हम लोग करते थे, ठीक है, उसको भी इसने कैंसिल कर दिया. तो ये 4 पॉइंट डेवलपमेंट्स हुए. फिर तीसरा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को जो इनडायरेक्टली इंसल्ट किया उनकी लक्षद्वीप विजिट पर, तो इससे रिलेशन और ज्यादा नीचे चले गए. अरे, तो ये कुछ चीजें हुई हैं अभी तक. तो इंडिया ने भी ट्विटर पे ट्रेंड करा दिया बॉयकॉट मालदीव्स. ऑलराइट, देन अब ये जो हाइपर नेशनलिस्टिक रेटोरिक बढ़ रहा है ना दोनों ही कंट्रीज में, वो ठीक नहीं है. ठीक है, क्योंकि वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता इंडिया को एंटेगोनाइज करना, और उसने अपने मिनिस्टर्स को सस्पेंड भी कर दिया तुरंत ही. ठीक है, क्योंकि प्रॉक्सिमिटी है इंडिया की, चाइना बहुत दूर है उनसे, 6000 किलोमीटर दूर है, हम बहुत करीब हैं. ठीक है, प्रॉक्सिमिटी, इकोनॉमिक माइट है इंडिया के पास, हिस्टोरिकल पोजीशन भी है. इनके यहाँ एक बार कूप हुआ था जब इनकी आर्मी ने टेक ओवर करने की कोशिश की थी, तब इंडिया ने ही अपनी आर्मी भेजकर इनको बचाया था. ठीक है, गाजा वॉर की बात करें तो कोई एंड नहीं दिखाई दे रहा है, स्प्रेड हुई जा रही है लेबनान, इराक, यमन एंड ईरान तक. ठीक है, एक्सप्लोजन हुए थे करमिन में जहां पर मुसल्लम है सुलेमानी का, ये सब बातें मैं बता चुका हूं आपको, ईरानियन रेवोल्यूशन एंड ऑल. ठीक है, यूनाइटेड स्टेट अनाउंस द टारगेटेड किलिंग ऑफ द हेड ऑफ एन ईरान एफिलिएटेड मिलिटिया इन बगदाद. तो इराक पर भी एक टारगेटिंग किलिंग की यूएसए ने, ठीक है, ड्रोन्स के थ्रू. ऑनगोइंग स्किर्मिशेस इन रेड सी वाटर्स बाय हाउदी रेबल्स, ड्रोन और मिसाइल का यूज कर रहे हैं. 22,000 से ज्यादा पैलेस्टीनियन मर चुके हैं अब तक इस लड़ाई में, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहे हैं वहां पर. ठीक है, इसके अलावा इसराइल ने अभी तक अपने कोई एग्जैक्ट गोल नहीं है उसके, वो बस एक ही जिद पे अड़ा है कि हमास को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के बाद ही वॉर खत्म होगी. ठीक है, बट नेतन्याहू की अगर बात करें तो उसकी पॉलिटिकल कंडीशन ज्यादा ठीक नहीं है, इसलिए वो शायद लड़ाई को जानबूझ के आगे भी खींच रहे हैं. पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था उनके जुडिशियल रिफॉर्म को, क्योंकि वो लेकर आए थे कि प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे जजेस को. तो भाई, प्राइम मिनिस्टर अगर आप अपॉइंट करोगे जजेस को तो वो आपको करप्शन केस में कभी पनिश कर ही नहीं पाएंगे. ठीक है, देयर इज इमिनेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ हिज रेजिग्नेशन, अरेस्ट एंड इवन इम्प्रिजनमेंट. ठीक है, इसलिए शायद वो लड़ाई को और ज्यादा लंबा खींच रहे हैं. एलिमिनेट हिजबुल्लाह एज अ फाइटिंग फोर्स एंड डिबिलिटेट ईरान एज ए थ्रेट. तो इसके इरा इरा सॉरी इसराइल के नॉर्थ में कौन सी कंट्री है? लेबनान. ओके, और लेबनान में कौन सा ग्रुप एक्टिव है? हिजबुल्लाह. ठीक है, शिया ग्रुप है, उसको भी ईरान मदद करता है, तो उससे भी इसकी लड़ाई चलती है इसराइल की. No clarity about war aims or the management of Gaza after the war. Certainly there is no mention of long-term peace process so far. बस उन्होंने ये कहा है कि जब इसराइल विड्रॉ करेगा तो इसराइल रूल नहीं करना चाहता उस टेरिटरी पर, बट हमास को भी रूल नहीं करने देगा. हम लोग एक कमिटी सेटअप करेंगे वहीं पर पैलेस्टीनियन लोगों की, वो लोग गवर्न करेंगे. ठीक है, यूएस की बात करें तो उसने टोटल मिलिट्री एंड पॉलिटिकल सपोर्ट दिया है इसराइल को इस वॉर में. अरब स्टेट हैव एग्जिबिटेड नीदर वॉइस नॉर लीडरशिप सो फार. ठीक है, अरब स्टेट भले नाराज हैं इस चीज से, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अगेंस्ट बोल सके यूएसए के. ठीक है, देयर इज नो साइन ऑफ कंसेंशुअल और फोर्सफुल अप्रोच टू broader Palestinian issue. So this is the time when West Asian rulers and their people should be on the same side to serve the region's interest. Failing that, they will be swept away in the tidal wave of regional conflict they have done nothing to prevent. ये सब फालतू के हैं, ये सब हमारे काम का नहीं है. आगे चलते हैं. ठीक है, यहाँ पर है रेमिशन पॉलिसी, गुजरात गवर्नमेंट ने जो अभी किया था. तो देखिए, रेमिशन, पार्डन, ये सब अथॉरिटी दी जाती है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 72 और 161 के अंडर प्रेसिडेंट को और गवर्नर को. इनके पास अथॉरिटी है टू ग्रांट द पार्डन, कम्यूटेशन, रेमिशन, रेस्पाइट और रिप्राइव टू ए कन्विक्ट. बट इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स को भी कुछ पावर दी गई है अंडर सेक्शन 432 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दैट वो भी रेमिट कर सकते हैं होल और पार्ट ऑफ द पनिशमेंट. देखिए, इन केस ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो रेमिशन किया जा सकता है ओनली आफ्टर पीरियड ऑफ 14 ईयर्स इन जेल एज पर सेक्शन 433 ए ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. ठीक है, तो प्रेसिडेंट गवर्नर के पास पावर है रेमिट करने की. इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के पास है अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. नेक्स्ट, अब देखिए, ये केस क्या था, ये जो इसका केस है जो बिल्किस बानो का, उसमें है कि गुजरात राइट्स के टाइम पर उसके साथ रेप हुआ था, उसके 3 महीने के बच्चे को पत्थर पे फेंक के मार दिया गया था, इसके साथ गैंग रेप हुआ था.
ओके, तो फिर ये ट्रायल फेयर हो इसके लिए ये पूरा केस शिफ्ट किया गया महाराष्ट्र में। ठीक है, तो केस वॉज शिफ्टेड टू महाराष्ट्र बाय सुप्रीम कोर्ट इन 2004। सीबीआई ट्रायल कोर्ट ने इनको सेंटेंस किया इन 2008। ठीक है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। बट अंडर द स्टेट रेमिशन पॉलिसी ऑफ 92, ठीक है, क्योंकि 92 में ये जो पॉलिसी थी ये उस टाइम फोर्स में थी जब इन लोगों को सेंटेंस दिया गया, जब इनको पनिशमेंट की गई ना, तब रेमिशन पॉलिसी 92 फोर्स में थी। ठीक है, इसमें बाद में अमेंडमेंट होंगे 2014 में, अभी उस पर हम आ रहे हैं। बट अभी के लिए याद रखिए कि जब इन लोग के सेंटेंस दिए गए, इनको पनिशमेंट दी गई, तब स्टेट रेमिशन पॉलिसी 92 फोर्स में थी। आर्ग्यूमेंट वॉज दैट द पॉलिसी वॉज इन फोर्स एट द टाइम of the commission of offense in 2002 as well as time of sentencing 2008. So Supreme Court in order in May 22 directed the Gujarat government to consider Shah's application for premature release under 92 पॉलिसी। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि ठीक है 92 वो पॉलिसी थी ना, तो उसी पॉलिसी के अंडर में आप इसके रेमिशन को कंसिडर कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं कुछ लीगल और मॉरल क्वेश्चन। फर्स्ट, provision of criminal procedure code are quite clear that the appropriate state government for considering the remission should have been the महाराष्ट्र। क्यों? क्योंकि पूरी ट्रायल महाराष्ट्र में हुई। ठीक है, पनिशमेंट इनको वहां पे मिली, सिर्फ जेल सेंटेंस सर्व करने के लिए भेज दिया गया गुजरात। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जो गाइडलाइंस हैं वो सीधे बोलती हैं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट थी यहाँ पर जिसको ये रेमिशन कंसिडर करना चाहिए था, ना कि गुजरात गवर्नमेंट को। ठीक है, तो पहला तो यहीं पे लीगली फेल हो गया ये सब। दूसरा, द लॉ रिक्वायर द ओपिनियन ऑफ प्रिसाइडिंग जज ऑफ कन्विक्ट कोर्ट टू बी ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो ये भी ऑब्टेन नहीं किया गया, दिस वाज नॉट फॉलो, दिस वाज द सेकंड लूप होल इन दिस। ठीक है, थर्ड, सुप्रीम कोर्ट इन लक्ष्मण नस्कर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसने 5 ग्राउंड्स दिए थे रेमिशन कंसिडर करने के लिए। और फर्स्ट ग्राउंड था वेदर दीज ऑफेंसेस इज एन इंडिविजुअल एक्ट ऑफ क्राइम दैट डज नॉट अफेक्ट द सोसाइटी। तो देखिए अब यहीं पे ये फेल हो जाएगा क्योंकि ये गैंग रेप का मैटर था। ठीक है, एक 3 महीने के बच्चे की जान लेकर जान ली आपने। ठीक है, ये 2 हीनस क्राइम है, तो क्या ये क्राइम सोसाइटी को अफेक्ट नहीं कर रहा है? ठीक है, डज इट नॉट अफेक्ट द सोसाइटी? तो यस इट अफेक्ट। तो ये 5 ग्राउंड्स में से जो पहला ग्राउंड था उसी पर ये फेल हो जाता है ये टेस्ट। ओके, और इनको अपना पूरा सेंटेंस सर्व करने चाहिए था। आगे चलते हैं, इस केस को पूरा समझ लो यहीं पर। ठीक है, द इम्प्रिजनमेंट डज नॉट हैव ए राइट टू बी प्रीमैच्योरली रिलीज ऑन कंप्लीशन ऑफ 14 ईयर्स इन जेल एंड दैट रेमिशन शुड बी ओनली ऑन केस बाय केस बेसिस। ठीक है, केस बाय केस बेसिस पर आप स्टडी कर सकते हो। बट अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर कि 2013 में यूनियन होम मिनिस्ट्री यानी कि यूपीए गवर्नमेंट के टाइम उसने एक गाइडलाइन दी थी प्रेस्क्राइब करने के लिए कि रेमिशन शुड नॉट बी ग्रांटेड इन ए होलसेल मैनर, केस बाय केस बेसिस पर कंसिडर कीजिए। अब यहाँ पर ये जितने भी लोग हैं, आई थिंक 11-12 लोग हैं, ठीक है, आपने पूरा होलसेल इनके एक साथ इनके सबके जो सेंटेंस थे उसको रेमिट कर दिया। ठीक है, वो गलत किया। केस बाय केसेस आप इंडिविजुअल बेसिस पर करना था आपको। ठीक है, और 2013 में जब गाइडलाइंस दी गई ना, तो 2014 में गुजरात गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया भी अपनी जो पॉलिसी थी 92 वाली, उसमें इस एडवाइजरी को अपने साथ कंसिडर किया और कहा कि हम ऐसे लोगों को रेमिशन नहीं देंगे हु आर कन्विक्टेड ऑफ रेप एंड मर्डर। ठीक है, तो 2014 गाइडलाइन के अकॉर्डिंग तो इनको रेमिशन नहीं दे सकती थी गुजरात गवर्नमेंट, लेकिन उसने दिया 1992 की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि 92 के हिसाब से देंगे, क्योंकि उस टाइम यही फोर्स में थी जब इनको सेंटेंस मिला था और जब ये क्राइम किया गया था। ठीक है, तो ये तो ठीक है, लेकिन मेन चीज यही है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की गाइडलाइन कहती है कि महाराष्ट्र वॉज द राइट गवर्नमेंट क्योंकि उसके यहाँ पर ये सब सेंटेंसिंग और ट्रायल हुई है। गुजरात गवर्नमेंट इज नॉट द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू कंसिडर द रेमिशन पिटीशन। इट हेल्ड दैट सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया 22 में मई 22 में, दैट उसी ने खुद कहा था गुजरात गवर्नमेंट को टू कंसिडर द रेमिशन पिटीशन इट वाज ऑब्टेन्ड थ्रू फ्रॉड एंड सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, ये कल जस्टिस जो थी आई थिंक नागरत्ना, जस्टिस नागरत्ना, उन्होंने कहा भी कि आपने सुप्रीम कोर्ट से ये जो ऑर्डर लिया ना मई में कि गुजरात गवर्नमेंट कंसिडर करे, ये आपने फ्रॉड और सप्रेशन ऑफ फैक्ट से ऑर्डर किया। ठीक है, तो इन्होंने इस अपने खुद के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया एंड इट ऑर्डर्ड द सरेंडर ऑफ ऑल द पर्सन बिफोर जेल अथॉरिटीज विद इन 2 वीक्स। ओके, सो दिस जजमेंट हैज रीइंफोर्स्ड द फेथ इन आवर जुडिशियल सिस्टम एंड रूल ऑफ लॉ। ओके, तो ये पूरा मैटर था। दूसरा, फॉग। अब देखिए फॉग के बारे में बस ये जान लीजिए कि बनने के लिए कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, बाकी सब फालतू की बातें। फॉग बनने के लिए होना चाहिए लो टेम्परेचर, जो कि इस वक्त बिल्कुल नॉर्थ इंडिया में है। दूसरा, लो विंड स्पीड, क्योंकि अगर विंड स्पीड ज्यादा होगी ना तो वो ले जाएगी उनको उड़ा के। ठीक है, तो लो विंड स्पीड होनी चाहिए, मॉइस्चर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए एंड प्लेंटी ऑफ एरोसॉल्स होनी चाहिए जिसके अराउंड, ये एरोसॉल है तो उसके अराउंड ये वाटर ड्रॉपलेट्स बनना शुरू हो जाए। इसी के साथ एक और चीज कंसेप्ट आता है ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट वो पॉइंट होता है, वो टेम्परेचर जिसके बाद
ठीक है, जिसके बाद इसको गैसियस फॉर्म में होल्ड नहीं कर सकती मॉइस्चर, और वो वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में फॉल डाउन हो जाता है। ठीक है, बस ये कंडीशंस जान लीजिए ड्यू बनने की, ये अगर प्रीलिम्स में आया तो आया, वरना अदरवाइज और कुछ नहीं है उसमें। उसके बाद सऊदी अरेबिया, ऑब्वियसली अब अपनी जो ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमी है उसको डाइवर्सिफाई करना चाहता है, तो वो कह रहा है कि हमारे यहाँ पर अब जो मिनरल रिसोर्सेज है ना, उनकी वैल्यू ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है, फ्रॉम 1.3 ट्रिलियन डॉलर टू 2.5 ट्रिलियन डॉलर। तो हम ऑयल से शिफ्ट होकर थोड़ा सा मिनरल रिसोर्सेज के एक्सप्लॉइटेशन की तरफ जाएंगे। ठीक है, हाउथीज ने अपना सबसे बड़ा लार्जेस्ट अटैक लॉन्च किया है अभी रेड सी पे, द लार्जेस्ट एवर बैरेज ऑफ ड्रोन्स एंड मिसाइल्स टारगेटिंग शिपिंग। ठीक है, ईरान बैक करता है हाउथीज को, ये हम देख ही चुके हैं। ठीक है, यूएस हिट बाय एक्सट्रीम वेदर विद फ्लैश फ्लड्स। ठीक है, तो ये एक और एग्जांपल मिल गया आपको कि कैसे एक एक डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से ये सब जो है इवेंट्स, डिवास्टेटिंग इवेंट्स, ये बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो फ्लैश फ्लड्स भी एग्जांपल मिल गए आपको। जापान ने अपने लैंडफिल को रिज्यूम कर लिया। यहाँ पर अब मैं सिर्फ आपको ये आइलैंड का नाम बताना चाहता हूँ, यूएस मिलिट्री बेस ऑन ओकिनावा डेस्पाइट प्रोटेस्ट बाय द आइलैंड रेसिडेंट। ओकिनावा आइलैंड, ठीक है, जापान में है। एआई पावर्ड मिस इन्फॉर्मेशन इज द बिगेस्ट चैलेंज। ठीक है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है, एआई पावर्ड मिस इन्फॉर्मेशन, फॉल्स एंड मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन supercharged with cutting edge artificial intelligence that threatens to erode democracy and polarize society is the top immediate risk। ओके, ये बोला है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। अब यहाँ पर ये रिपोर्ट याद रखना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। ठीक है, ये पूछ ली जाती है कई बार। क्रिएटिंग न्यू प्रॉब्लम्स और मेकिंग एग्जिस्टिंग वंस वर्स। The boom in generative AI chatbots like ChatGPT creating sophisticated synthetic content that can be used to manipulate groups of people। ILO, यहाँ पर भी ILO की एक रिपोर्ट आई है, दैट इज वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक। ठीक है, जो कहता है कि ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट रेट इज सेट टू इंक्रीज इन 24 ग्रोइंग सोशल इनइक्वालिटीज। ठीक है, ILO एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इन सब पे शॉर्ट नोट्स मैं आपको बाद में प्रीलिम्स वीडियो में दे दूंगा। आज मैं इस लेक्चर को और ज्यादा लेंथी नहीं खींचना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन चल रहा है, म्यूजिक चल रहा है, तो वो ऑलरेडी डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, जॉबलेसनेस एंड द जॉब्स बोथ हैव फॉलन, growing inequalities, stagnant productivity, ongoing geopolitical tension and persistent broadening inflation। ठीक है, तो ये रिपोर्ट का नाम याद रखिएगा, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट बाय ILO। यहाँ पर पोटैटो पेप्सिको का एक इशू चल रहा था फार्मर्स के साथ। ठीक है, क्योंकि फार्मर्स ने कुछ ऐसे आलू दूसरी जगह पर बेच दिए थे जो कि पेप्सिको अपने लेस प्रोडक्ट के लिए स्पेशली ग्रो करवाता था उनसे। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पर हार गई थी पेप्सिको, बट इसने दोबारा अपील किया था दिल्ली हाईकोर्ट में, फाइनली ये जीत गए। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा एक्ट काम में आता है, तो प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट अथॉरिटी। ठीक है, इसने रिवोक कर दिया था इंटेलेक्चुअल प्रोटेक्शन इनका। ठीक है, पेप्सिको का, जिसका नाम है एप्सी पोटैटो वेराइटी। ठीक है, तो मैं इस केस को आपके साथ सेपरेटली डिस्कस कर दूंगा अपने अलग वीडियोस में, आज नहीं डिस्कस करना चाहता मैं। ओके, नाउ राइजिंग प्राइस कैप इंडियाज थर्स्ट फॉर क्रूड ऑयल इंपोर्टेड फ्रॉम रशिया। अब देखिए, रशिया से हम लोग इंपोर्ट क्यों कर रहे थे, क्योंकि उस पर जब सैंक्शन लगे थे, तो सैंक्शन के बाद उसका जो ऑयल था उस पर वो हमें हैवी डिस्काउंट दे रहा था। ठीक है, बट अब उसने डिस्काउंट कम कर दिया, क्यों, क्योंकि चाइना बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है, तो एक तो चाइना की तरफ से उसको काफी डिमांड मिलने लगी है। ठीक है, तो यहाँ पर अब वो थोड़ा सा, और दूसरा दूसरा ओपेक ने प्रोडक्शन कट भी किए। कट क्यों किए, ताकि सप्लाई कम हो सके, तो अपन लोग रेट बढ़ाए जा सके। ठीक है, तो ये दो रीजन की वजह से ये डिस्काउंट अब विन कर रहा है। ठीक है, इंडियन परचेज ऑफ क्रूड ऑयल हैज फॉलन, सेविंग बिलियंस ऑफ डॉलर वाइल बोस्टिंग मॉस्कोस वॉर कॉपर। अभी याद रखिएगा कि रशिया हमारा लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर रहा है। ठीक है, दैट इज वन थिंग। सेकंड प्लेस अमंग रशियाज कस्टमर बिहाइंड चाइना, और रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसके सेकंड रैंक पर रहे हैं कस्टमर, फर्स्ट पे उसका फर्स्ट टॉप कंज्यूमर रहा है चाइना। राइट नाउ, हमने क्या प्रायोरिटाइज किया है, हमारे नेशनल इंटरेस्ट ओवर द इंटरनेशनल सैंक्शन अगेंस्ट मॉस्को। हम पे प्रेशर डाला गया कि आप मत खरीदिए रशियन ऑयल, हमने कहा हमें खरीदना है क्योंकि हम लोग इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं। ठीक है, हम नेशनल इंटरेस्ट देख रहे हैं अपने। प्राइस ऑफ रशियन क्रूड ऑयल हैज राइजन इन द फेस ऑफ ओपेक प्लस प्रोडक्शन कट। ये ओपेक और ओपेक प्लस, ठीक है, इन पे मैं ऑलरेडी आपको पहले नोट दे चुका हूँ प्रीलिम्स एक्स्ट्रा में। अगर आपने हैंड रिटन बनाए होंगे तो ठीक है, अदरवाइज हम प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज में इसको दोबारा कर लेंगे। अभी प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज में 2 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। नाउ, एंड इंक्रीज डिमांड फ्रॉम द चाइना। नेक्स्ट इज, जो कोलिशन था G7, EU और ऑस्ट्रेलिया का, उसने इंपोज किया था 60 डिग्री प्राइस कैप। ठीक है, बट इंडिया ने इसको भी फॉलो नहीं किया। अब इनका जो रशियन ऑयल है वो $85 के आसपास ट्रेल कर रहा है। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा था कि अगर आप $60 प्राइस कैप से ज्यादा पे करते हो रशिया को, तो हम आप पर इंश्योरेंस टाइप की जो हम फैसिलिटीज देते हैं, या वेसल्स वगैरह पे जो होता है, ठीक है, ये सारी फैसिलिटीज आपको नहीं देंगे। ठीक है,
बट किसी ने केयर नहीं किया उस बात का। इंडियन रिफाइनर्स हैव प्रोसेस्ड रशियन क्रूड इनटू फ्यूल फॉर द यूरोपियन मार्केट। अब देखिए यूरोप एक तरफ कह रहा है कि रशिया से मत खरीदिए, और जबकि ये है कि रशिया से हम लोग खरीद रहे हैं, हम रिफाइन कर रहे हैं अपनी रिफाइनरीज में, और हम ही वापस यूरोपियन यूनियन को बेच रहे हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्टली तो यूरोपियन यूनियन ऑयल रशिया से कंज्यूम कर ही रहा है ना। ठीक है, बाय पासिंग ईयू सैंक्शन। नाउ रशिया इज बिगेस्ट आर्म सप्लायर ऑफ इंडिया, ये हमें पता है। रशिया हैज बिकम इंडिया टॉप ऑयल सप्लायर, ये भी पता है। वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं हम लोग, और कंज्यूमर भी हैं ऑयल के, और हम अपनी टोटल नीड का करीब 80% इंपोर्ट करते हैं। तो हमने करीब $3.6 बिलियन अपने सेव किए हैं डिस्काउंटेड ऑयल लेकर। रशिया के साथ डील करने में दिक्कत आ रही है लॉजिस्टिक चैलेंज की। क्यों? क्योंकि यूएस डॉलर में डील कर नहीं पा रहे हैं हम लोग, ओके, सैंक्शन होने की वजह से। अब याद रखिएगा प्रीलिम्स के लिए सोकोल ग्रेड ऑयल क्या होता है। ठीक है, तो ये रशिया का जो सबसे फार ईस्ट रीजन है ना, वहां से जो ऑयल आता है उसको कहते हैं। ठीक है, तो वहीं पर एक आइलैंड है सखालिन आइलैंड। ओके, तो ये बस ये टर्म याद रखिएगा, सोकोल ग्रेड ऑयल, ये पूछा जा सकता है। सोकोल ग्रेड ऑयल, ये वो ऑयल है जो रशिया के फार ईस्टर्न रीजन, जो साइबेरियन रीजन है ना, वहां से निकाला जाता है जो ऑयल। ओके, तो द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस को देख लेते हैं जल्दी से। ओके, जो ओवरलैप करेंगे जो चीजें उनको स्किप करेंगे। ओके, यहाँ पर इंटरनेशनल पेज पर कुछ नहीं है। हाँ, नैनो प्लास्टिक को लेकर है। नैनो प्लास्टिक को लेकर मैंने आपको बताया भी था कि ये दो चीज बहुत डेंजरस हो गई। एक तो कि ये लोगों की ब्लड स्ट्रीम में भी हो गया है, ठीक है, हमारे ब्लड में तक फ्लो हो रहा है, ऐसे एविडेंसेस मिले हैं रिसर्च में। और दूसरा, इवन जो मदर मिल्क है उसमें भी प्लास्टिक के नैनो पार्टिकल्स मिले हैं। तो ये जो नैनो पार्टिकल्स हैं बहुत डेंजरस है। और सबसे बड़ी बात है कि जो आप वाटर बॉटल लेते हो ना, जो प्लास्टिक बॉटल, उनमें भी ये बहुत ज्यादा है जो आपकी बॉडी में जा रहे हैं। एवरी लीटर ऑफ बॉटल्ड वाटर हैज नियरली क्वार्टर मिलियन इनविजिबल पीसेस ऑफ टाइनी नैनो प्लास्टिक्स। दीज आर पार्टिकल्स दैट आर लेस देन ए माइक्रोन साइज। ठीक है, और जबकि हमारा जो ह्यूमन हेयर है ना, वो तक 83 माइक्रोन का होता है। तो सोचिए कितना छोटा है। यदि कभी प्लास्टिक बॉटल यूज मत कीजिए पानी के लिए, स्टील वाली यूज करिए, वो बेटर होगा। यहाँ पे जर्मनी ने फाइनली अप्रूव कर दी है एक्सपोर्ट ऑफ एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम सेल टू सऊदी अरेबिया, क्योंकि उसने इम्पोज किया था बैन, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने अपने एक जर्नलिस्ट जमाल काशोगी को मरवा दिया था। ठीक है, टर्की में अपने खुद के कॉन्सुलेट में, तब से उसने सैंक्शन लगा दिया था सऊदी अरेबिया पे, बट अब उसने सेल की है। There are lack of standardized methods and no scientific consensus on the potential health impacts of nano and microplastic particles. But still अगर आप प्लास्टिक बॉटल अवॉइड करेंगे तो बेटर होगा। वर्ल्ड लुक इंडिया एज एन इंपॉर्टेंट पिलर, ये हमने देख लिया। आईआईटीज ने आपस में कंसेंसस बनाया सभी ने कि पे पैकेज, टॉप पे पैकेज रिवील नहीं किए जाएंगे, क्योंकि उससे क्या होता है, बाकी बच्चों में थोड़ा सा प्रेशर बढ़ता है कि यार हमारा, उसको तो 1 करोड़ का मिला था, मुझे कम मिला है। तो उस तरह की चीजें ना हो, इसलिए इन लोगों ने कहा है कि 1 करोड़ प्लस ऑफर जो होंगे, ठीक है, और ये करीब 85 लोगों को मिला था, बट उसने रिवाइज डाउन किया है कि नहीं नहीं 85 को नहीं मिला था, सिर्फ 22 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको 1 करोड़ से ऊपर का ऑफर मिला था। In view of pressure on the students during placement season, IITs are considering not disclosing the highest annual package in their placement and focusing on mean and median salary figure instead. ऑल आईआईटीज प्लेसमेंट कमेटी ने ये फैसला किया है। पहले इन्होंने कह दिया था 85 ऑफर ऐसे आए हैं जो 1 करोड़ से ऊपर के हैं, बट बाद में उसको कम किया कि नहीं नहीं 22 ही आए। ठीक है, सीबीएम ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कार्बन बॉर्डर मैनेजमेंट टैक्स जो लगा रहा है यूरोपियन यूनियन बाहर से आने वाले इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पे। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, और उसके अलावा भी मैं आज ब्रेनस्टॉर्मिंग में भी इसको दोबारा डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आप वो सेशन फॉलो कीजिए, वो आप देखेंगे 6-8 महीने में आप में बहुत इंप्रूवमेंट होगा। टैब्लिक्स से रिलेटेड न्यूज हमने देख ली है द हिंदू में। ओके, देखिए ये वही मिसिंग मैरीटाइम डॉक्ट्रिन की बात कर रहे हैं। ही इज द रिटायर्ड नेवल ऑफिसर। देखिए ये मॉलडीव्स के साथ ही बोल रहे हैं कि रिश्ते जरूरी हैं अभी भी, ठीक है, क्योंकि उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। टेंशन विद मॉलडीव्स, ठीक है, डेस्परेजिंग रिमार्क्स ऑन सोशल मीडिया अबाउट प्राइम मिनिस्टर एंड हिज विजिट टू लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, पहला यहाँ पर है स्ट्रेटेजिक डायमेंशन आता है। मॉलडीव्स आर्किपेलागो 27 कोरल अटॉल्स हैं यहाँ पर, ठीक है, विद एन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ नियरली ए मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ओके, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, आपके टेरिटोरियल वाटर से अप टू 200 नॉटिकल माइल्स तक का डिस्टेंस। ठीक है, नाउ चाइना इंटेंड्स टू एम्बार्क ऑन ए पॉलिसी ऑफ लार्ज स्केल नेवल एक्सपेंशन इज क्लियरली इनफ। देखिए ब्रिटिश मेंटेन्ड ए रॉयल एयरफोर्स बेस ऑन मॉलडीव्स गान आइलैंड। ठीक है, इस गान आइलैंड का नाम याद रखिएगा, मॉलडीव्स में है। सिंस 1942 एक नेवल बेस था जो उसने वेकेट कर दिया था बाद में 1976 में, और नीचे अपना बेस शिफ्ट कर लिया इन डेगो गार्शिया। ठीक है, डेगो गार्शिया हम जानते हैं इंडियन ओशन रीजन में आता है।
सेकंड, डिप्लोमेटिक अप्रोच टू मालदीव्स नीड स्क्रूटिनी। एक तो मुस्लिम मेजोरिटी मालदीव्स है, ठीक है, थोड़ा सा रेडिकलाइज भी हो रहा हुआ जा रहा है थैंक्स टू पाकिस्तान। ओके, हाइपर नेशनलिज्म एंड रिलीजियस फर्वर एज इंडिया चाइना राइवलरी एज वेल, ठीक है, चाइना वहां पर उसको इंस्टिगेट करता रहता है पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और रिलीजियसली उसको इंस्टिगेट करता रहता है पाकिस्तान। तो ये दोनों का रोल है एंटी इंडिया स्टांस डेवलप होने में वहां पर। ओके, 2011 में पहली बार इशू पॉपअप हुआ था एक, कि वहां पर एक जेएमआर ग्रुप है हमारा, जो मुंबई एयरपोर्ट भी मैनेज करता था पहले, बाद में अडानी ग्रुप ने ले लिया उसको। जेएमआर को ही एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था माले में इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेवलप करने का। फिर वहां के गवर्नमेंट ने इसको टर्मिनेट कर दिया और चाइनीज कंपनी को दे दिया था। China's political economy seduction and Pakistan religious incitement played an important role in alienating Maldives. But still, we need some introspection. Given its population of just 500,000, hardly 5 लाख population है Maldives की, ठीक है। Maldives is Asia's smallest country and hyper sensitivity to big brotherly attitude. इंडिया पे हमेशा एक्यूजेशन लगते हैं कि आप बिग ब्रदरली टाइप का एटीट्यूड रखते हो, ठीक है। बांग्लादेश भी कहता है, श्रीलंका भी कहता है कि आप ये बिग ब्रदरली टाइप का एटीट्यूड रखते हो, कि ठीक नहीं है, ठीक है। और इसी के लिए हमारे जो आई के गुजराल थे, उन्होंने क्या दिया था, गुजराल डॉक्ट्रिन। उसमें यही था कि हम एज अ बिग ब्रदर, ये बिग ब्रदर वाला एटीट्यूड नहीं रखना है, लेकिन बिग ब्रदर जैसा बड़ा दिल रखना है कि हम इनको कुछ दें तो ये एक्सपेक्ट ना करें कि आप भी तो दीजिए फिर बदले में इंडिया को कुछ। ओके, वो रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करना, यही गुजराल डॉक्ट्रिन का कोर है। नाउ इंडियाज ऑनगोइंग डोमेस्टिक चर्न वेयर इन कम्युनल हेट स्पीचेस आर अनचेक्ड, ठीक है। जब वो बयान दिया गया था प्रोफेट पर, ठीक है, एक भाजपा के प्रवक्ता के द्वारा, तब पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में इंडिया की क्रिटिसिज्म हुई थी, राइट। Now, third, India and China vie for influence of Indo-Pacific. We need to shift exclusive focus from border dispute to the larger geopolitical competition. Okay. चाइना के साथ डिसएडवांटेज क्या है, डिस्टेंस 6,000 किलोमीटर दूर है मालदीव से, इंडिया सिर्फ 700 किलोमीटर दूर है मालदीव से, ठीक है। तो हम ही फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं हमेशा से जब भी वहां पे कोई दिक्कत आती है। जैसे 1988 में कूप हुआ था वहां पर, 2004 में सुनामी आई थी, 2014 में ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस हुए थे क्योंकि उनका प्लांट फेल हो गया था। तो इंडियन नेवी वॉज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, चाइना नहीं आ सकता उतनी जल्दी वहां, ठीक है। अब चाइना की कंपल्शन भी है कुछ कि उसकी इंडस्ट्री इकोनॉमी वो पूरा किस पे डिपेंड करता है, चाइना एक्सपोर्ट लेड डेवलपमेंट पर, ठीक है। तो उसके लिए ये जो सी लेन ऑफ कम्युनिकेशंस हैं ट्रेड के लिए, वो उसको उसको गार्ड करना भी जरूरी है, ठीक है। वो अपने सी बॉर्न ट्रेड में कोई इंटरप्शन नहीं चाहता, इसलिए वो ये सब करता रहता है। जैसे हम्बन टोटा में, श्रीलंका में हम्बन टोटा पोर्ट ले लिया, पाकिस्तान में कौधार पोर्ट, उसी तरह जिबूती में भी एक नेवल बेस ले रखा है उसने, ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। Now, the request from the maritime neighbors for training, naval presence, advisor, hardware, ये सब रिक्वेस्ट करते रहते थे इंडियन नेवी को ये पड़ोसी देश श्रीलंका, मालदीव जैसे, ठीक है। बट ड्यू टू ब्यूरोक्रेटिक इम्पेडिमेंट्स एज वेल एज लैक ऑफ फंडिंग, इंडिया उतना अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर पाता था। फिर 2005 और 6 में नेवल हेडक्वार्टर जो है हमारा, उसने अपने आप से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, हेडेड बाय 2 स्टार एडमिरल डिवोटेड टू फॉरेन कॉपरेशन, ठीक है। ये नेवी ने फिर खुद से इनिशिएटिव लिया। 2015 में प्राइम मिनिस्टर ने एक नया टर्म दिया, सागर इनिशिएटिव। सागर मतलब ग्रोथ एंड सिक्योरिटी फॉर ऑल इन दी रीजन, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग दी ब्रॉड रीजनल मैरीटाइम कॉपरेशन। उसी तरीके से ये वही 2023 साल का कुछ है, ठीक है। तो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कुछ बातें देख लेते हैं कि 1850 से 2021 तक अगर यूएस और ईयू का कंट्रीब्यूशन देखेंगे ना ग्रीन हाउस एमिशन में, तो 32% रहा है, जबकि इंडिया का शेयर सिर्फ 3.5% से भी कम है। उसके बाद भी इंडिया को पुश किया जाता है कि आप रिन्यूएबल एनर्जी पे एम्बार्क कीजिए, फॉसिल फ्यूल कोल का यूज कम कीजिए। हम क्यों करें यार, हमारा शेयर तो देखो जरा और आपका देखो, ठीक है। उसी तरह इंडिया रिमार्केबल ग्रोथ इन रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी काफी हुई है। 2014 तक हमारी कैपेसिटी थी रिन्यूएबल एनर्जी की 35 गीगावाट, जो कि 2014 तक बढ़ के हो गई है 180। सो दैट इज मैसिव अप स्केलिंग। ओके, इंडिया का गोल क्या है, 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। और इसी से रिलेटेड मैंने आपको क्या बताएं, पंच प्रण, ठीक है, पंच प्रण लिए हैं इंडिया ने, उसमें से एक प्रण है 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। इंडिया इज येट टू डेवलप टेक्नोलॉजी एंड एनेबल स्टोरिंग ऑफ एक्सेस एनर्जी। ये एक्सेस एनर्जी को स्टोर करने वाली टेक्नोलॉजी पे अभी हमें वर्क करना है, उसमें हम लोग बहुत पीछे हैं। हम रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट तो कर रहे हैं बट स्टोरेज इज अ इशू। यूएस चाइना राइवलरी हैव हॉवर्ड रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई चेन। लास्ट ईयर चाइना ने क्या कहा अपने नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर, कि वी आर इम्पोजिंग एक्सपोर्ट बैन ऑन रेयर अर्थ मिनरल, ठीक है। और रेयर अर्थ मिनरल बहुत इंपॉर्टेंट है इन ट्रांजिशन फ्रॉम प्रेजेंट टू ग्रीन एनर्जी। Okay, they are critical for green energy transition. Biden administration has also blocked US subsidies to Chinese battery manufacturers. अब अगर ये बैटरीज नहीं होंगी तो हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी बना के स्टोर कहाँ करेंगे। ओके, इसी तरीके से यहाँ पर याद रखिए, अब एक और रिपोर्ट आ गई है आपके लिए कि यहाँ पर लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। और मैंने आपको इस पे पूरा एक मेंस 450 प्लस में एक सेशन भी दे रखा है,
ठीक है, जिसे मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड ओवर करीब 8% जीडीपी खर्च होता है उनका लॉजिस्टिक पे, ठीक है, पर इंडिया में 14 से 16% तक जाता है। ठीक है, इस वजह से क्या होता है कि जैसे सपोज इंदौर के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कुछ बन रहा है, अब वहां से जाना है गुजरात तक, ठीक है, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत हाई है। यानी कि कोई 100 रुपए की चीज निकली थी, उस पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग गई 50 रुपए, अब वो पहुंचा गुजरात में 150 रुपए पे, ठीक है, अब यहाँ से होगा एक्सपोर्ट। अब सपोज कोई टेक्सटाइल प्रोडक्ट था, तो हमारी कॉम्पिटेटिवनेस कम हो गई ना, 150 रुपए का मिल रहा है। अब सोचिए कि किसी कंट्री का लॉजिस्टिक बहुत अच्छा था कि उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 50 की जगह से 25 रुपए आई, ठीक है, तो वहां से सेम क्वालिटी का कपड़ा बन के आया सिर्फ 125 रुपए में, तो उसका प्रोडक्ट ज्यादा कॉम्पिटेटिव है, उसकी एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे, उसकी सेल ज्यादा होगी। तो इसलिए हमें ये जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है इसको कम से कम रखना है, और ये कम करने के लिए हम लोग एफिशिएंसी इंप्रूव करनी होगी हमें। ठीक है, यही सब करने के लिए हमने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर बनाए हैं, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर्स बनाए हैं, और जितना हो सकता है पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव किया है, हैसल्स को कम किया है। तो पहले लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड बैंक प्रोड्यूस करता है इसको। 6 हेडिंग्स कंसिडर की जाती हैं: कस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेशनल शिपमेंट, लॉजिस्टिक कॉम्पिटेंस एंड ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग एंड टाइमलाइंस। ठीक है, इंडिया की रैंक 38 है, और इंप्रूव हुई है ऑब्वियसली, पहले हमारी रैंक 54 के आसपास थी। ठीक है, तो हमने इंप्रूव की है, और हमने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी भी लॉन्च की है इसके लिए, जिसमें हमारा गोल यही है कि हमें कॉस्ट रिड्यूस करनी है लॉजिस्टिक की, जितना कम से कम हो सके। ओके, और हमें अपनी रैंकिंग इंप्रूव करके टॉप 25 में पहुंचना है। अभी हम 38 पे खड़े हैं। उसी तरह हमने पीएम गति शक्ति भी लेकर आए 2021 में। गोल वही है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है उसको कम से कम करना है। ठीक है, अब हमारे यहाँ लॉजिस्टिक कॉस्ट जाती है 14 to 80%, यानी 100 रुपए की चीज बनी है, तो जब एक्सपोर्ट के लिए पहुंचेगी फाइनल डेस्टिनेशन पे, तो वो 114-118 रुपए तक की हो जाएगी। ठीक है, वर्ल्ड ओवर ये कॉस्ट हार्डली है 8%। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि वर्ल्ड में अगर कोई चीज 100 रुपए की बनी थी, तो उनका प्रोडक्ट 108 रुपए में आ रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, हमारा आ रहा है 114 रुपए में, तो कॉम्पिटिटिवनेस की प्रॉब्लम आ गई, यानी कि उनका ज्यादा बिकेगा, हमारा कम बिकेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट, 8 से 10% ऑफ द जीडीपी लगता है यूएसए में लॉजिस्टिक। ठीक है, यूरोप में भी, चाइना में 9% लगता है, ग्लोबल एवरेज 8% है, बट हमारा 14 से 16%, जो कि बहुत पुअर है। अब ये लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की तर्ज पे ही कॉमर्स मिनिस्ट्री भी रिलीज करती है लीड्स रिपोर्ट। वो यही बताती है अलग अलग स्टेट को, पहले डिवाइड करती है 4 कैटेगरी में: कोस्टल स्टेट, लैंडलॉक्ड स्टेट, नॉर्थ ईस्ट स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, और फिर इनको रैंकिंग देती है ऑन द बेसिस ऑफ कि कौन अचीवर है, कौन सा फास्ट मूवर है, और कौन सा एस्पायरर है। ठीक है, यहाँ पे गुड, बेटर, एक्सलेंट जैसे वर्ड यूज नहीं होते हैं। जो अच्छा है वो अचीवर, जो थोड़ा सा कम है वो फास्ट मूवर, और जो बुरा है वो एस्पायरर। ठीक है, तो कोस्टल स्टेट की बात करें तो आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका आर डूइंग वेल, बट गोवा, ओडिशा, वेस्ट बंगाल आर पुअर। ओके, सो वी नीड टू इम्प्रूव ओवर टाइम, एंड दैट्स नॉट ट्रू फॉर एवरी स्टेट। ठीक है, कुछ स्टेट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ बुरा कर रहे हैं। एएमयू वाला केस हमने समझ लिया। ठीक है, एसटी की टैग कुकीज वाला केस हमने समझ लिया। ये $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की बात है, तो वो सब मैंने आपको बता ही दिया है कि हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे 27-28 तक। इंडिया की जीडीपी अभी $3.7 ट्रिलियन है, एंड 5th लार्जेस्ट है, 3rd लार्जेस्ट बन जाएगी 27-28 तक। 47 तक हम लोग $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकते हैं। ठीक है, उसी तरह नीति आयोग के सीईओ भी इसी तरह की कुछ बातें कह रहे हैं, $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2047। ठीक है, अभी जीडीपी है हमारी $3.4 ट्रिलियन, 5th लार्जेस्ट है। और मैंने आपको एक सेपरेट लेक्चर में ये भी बताया, पहले तो ये टॉप के 4 याद रख लेना: यूएस, चाइना, जापान, जर्मनी। ठीक है, इन दोनों को हम ओवरटेक कर लेंगे 27-28 तक। ठीक है, मैंने आपको एक सेपरेट लेक्चर में सब बताया भी है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, ये सब मैंने आपको समझाया है, क्योंकि वो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी पूरी है, क्योंकि अब हम कैलकुलेट करते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, और इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस का रोल बहुत ज्यादा हो जाता है। अब टैक्स बढ़ाते जाइए और सब्सिडीज घटाते जाइए, ठीक है, तो आपकी जीडीपी बहुत इन्फ्लेट होकर दिखेगी, बड़ी दिखेगी। पर सही मायने में हो सकता है कि आपकी गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल ना बढ़ाओ, सिर्फ आपने इनकम टैक्स बड़ा, सॉरी, इनडायरेक्ट टैक्स बड़ा बढ़ा के अपनी जीडीपी को बड़ा दिखा रहे हो। ओके, और ये एलिगेशंस है इंडिया पे। बट क्या है कि वर्ल्ड ओवर सभी कंट्रीज मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करती है, तो इंडिया ने भी 2015 में शिफ्ट कर लिया कि हम भी इसी पे करेंगे अब। रजिस्टरिंग, स्टार्टअप की बात करें तो देखिए, स्टार्टअप में अच्छा चल रहा था, बूम सब कुछ, लेकिन अब फंड रेजिंग बहुत मुश्किल हो गई है। ठीक है, आप कह सकते हो कि एक तरह का स्टैग्नेशन आ गया है, काफी चैलेंजिंग मार्केट एनवायरनमेंट है, कैश फ्लो इश्यूज हो रहे हैं, फंडिंग अवेलेबिलिटी नहीं मिल रही है, एंड लो कस्टमर डिमांड एज वेल। बूम आया था कोविड की वजह से, आजकल तो लोग ऑनलाइन क्लासेस लेना ही पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि सबको समझ में आ गया है कि ये सब हवाबाजी है, समझ कुछ आता नहीं है उनको। ठीक है, क्लासरूम एज ए क्लासरूम। इंडिया कंटिन्यू टू बी द 4th ऑन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज। ओके, यूएस टॉप पर है, यूनाइटेड किंगडम सेकंड है, और चाइना थर्ड है। कि यहाँ पर भी मॉलडीव्स के ही की इश्यूज की बात कर रहा है, ये वही सब बातें हैं। डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल रिलेशनशिप, ठीक है, ब्रिटिश ने इस मॉलडीव्स को आज़ाद किया था 1965 में। इसके अलावा
स्ट्रेटेजिक लोकेशन है मॉलडीव्स की, सिग्निफिकेंस है इसका आइलैंड नेशन का, ठीक है। 70 नॉटिकल माइल से ये हमारे मिनिकॉय आइलैंड से, जो कि लक्षद्वीप ग्रुप का पार्ट है। 300 नॉटिकल माइल से फ्रॉम वेस्ट कोस्ट यानी कि कोची से, ठीक है। कमर्शियल सी लेन को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है वो हमारा, ठीक है। ट्रेनिंग इट्स डिफेंस फोर्सेज, हम लोग 70% ऑफ मॉलडीव्स डिफेंस ट्रेनिंग इज डन बाय इंडिया, ठीक है। इंडिया ट्रेंड ओवर 1500 मॉलडीवियन नेशनल डिफेंस फोर्सेज, एरियल सर्विलेंस वगैरह हेलीकॉप्टर्स तक गिफ्ट किए हैं हमने। इंडिया वांट टू सेट अप ए कोस्टल रडार सिस्टम इन मॉलडीव्स, बट अब वो मॉलडीव्स चाइना की तरफ ज्यादा टिल्ट हो रहा है। चाइना ओपन इट्स एम्बेसी इन एज रिसेंटली एज 2011, ठीक है। उससे पहले तो एम्बेसी भी नहीं थी चाइना की, ठीक है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ज्वाइन किया मॉलडीव्स ने चाइना का। एट द एक्सपेंडिंग चाइनीज फुटप्रिंट इन दिस एरिया, इंडिया नीड्स मॉलडीव्स ऑन इट्स साइड टू सिक्योर इट्स मैरीटाइम पेरिफेरी, कीपिंग एन आई ऑन इंडियन ओशन एंड चेक द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना इन नेबरहुड, ठीक है। इवन इसकी डेली नीड के लिए भी नहीं इंडिया पे डिपेंड है। राइस, स्पाइसेस, फ्रूट, वेजिटेबल, पोल्ट्री, ये सब इंडिया से इंपोर्ट करता है, अदरवाइज सिर्फ सी फूड खा के जी रहा होता, ठीक है। मेडिसिन के लिए इंडिया पे डिपेंडेंट है। इवन बेसिक घर बनाने के लिए सीमेंट, रॉक, बोल्डर्स तक के लिए ये इंडिया पर डिपेंडेंट है, ठीक है। 300 बेड इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल हमने बना के दिया है। एजुकेशन के लिए इंडिया काफी सारे मॉलडीवियन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप तक प्रोवाइड करता है, ठीक है। सुनामी हो 2004 की या 2014 की, ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस हो या कोविड-19 पैंडेमिक में दवाइयों की, मास्क, ग्लव्स वगैरह की जरूरत है, सब इंडिया ने ही रिस्पॉन्ड किया इसको सबसे पहले। कूप अटेम्प्ट हुआ था 1988 में प्रेसिडेंट अब्दुल गयूम में, तब भी हमारी इंडियन आर्मी ने हेल्प की थी। यहाँ पे ऑर्गन ट्रांसप्लांट, दिल्ली हाईकोर्ट ने टाइमलाइन सेट की है 6 to 8 वीक में आप सारा कंप्लीट प्रोसीजर कीजिए, ठीक है। तो इसके साथ इससे ये जो एक्ट है ना, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन टिश्यूज एक्ट 94 और रूल्स 2014 में बनाए गए, ये मैं आपके साथ सेपरेटली कभी डिस्कस कर दूंगा इन एक्स्ट्रा, ओके, बट आज नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। Delhi High Court has prescribed an ideal timeline of 6 to 8 weeks to complete the process of transplanting organs from living donor. Okay. Prolonged delays can cause mental as well as psychological anguish for donor, recipient, and their families. Act of 94. The law governs the transplantation of human organ and tissues, including donation after death. ठीक है, तो वो इस एक्ट में गवर्न होते हैं सब कुछ। दिस एक्ट अलाउज लिविंग डोनेशन फ्रॉम क्लोज रिलेटिव, और डिफाइन भी करता है क्लोज रिलेटिव्स। पेरेंट्स हो सकते हैं, सिबलिंग, चिल्ड्रन, स्पाउसेस, ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। Altruistic donations from distant relative या in-laws, long-time friends are also allowed. Altruistic only, commercial donation नहीं, पैसे दे के खरीदना बेचना वाला काम नहीं, सिर्फ altruistic donation या फिर आपके close relatives हो बस, ठीक है। ऑथराइजेशन कमेटी बनाई जाती है, वो क्या करती है, वो चेक करती है टू एंश्योर दैट देयर आर नो फाइनेंशियल एक्सचेंज, ठीक है। altruistic मतलब altruistic ही है, ठीक है। आप कमर्शियल पैसे के बदले में नहीं दे रहे हो। To ensure no financial exchange in transplants, the authorization committee oversee and approve the procedure. Okay, तो इस कमेटी का बहुत बड़ा रोल है, ताकि ऐसा ना हो कि अमीर आदमी गरीब आदमी को पैसे में खरीद के कि मुझे अपने ऑर्गन्स डोनेट कर दो, तुम्हारी फैमिली की मदद कर दूंगा बाद में। ओके, तो इस एक्ट का सेक्शन 2(1) डिफाइन करता है नियर रिलेटिव कौन होंगे, ठीक है। सेक्शन 9(1) कहता है कि विदाउट द कमिटीज प्रायर अप्रूवल नो ऑर्गन और टिश्यू कैन बी रिमूव फ्रॉम डोनर्स बॉडी बिफोर डेथ and transplanted it to recipient unless the donor is near relative. अरे उसी तरीके से हाईकोर्ट ने डायरेक्ट किया है 2021 में कि ऑथराइजेशन कमेटी टू डिसाइड विद इन 2 वीक्स, ओके। लेकिन यहाँ पर जो केस आया था उसमें जब तक डिसीजन लेती कमेटी तब तक तो वो पेटिशनर ही पास अवे हो गया। नाउ ये इंटरव्यू करते हैं प्रोसेसिंग फ्रॉम डिसीजन मेकिंग एंड डन विद इन फिक्स टाइमलाइंस एंड नॉट एन एक्सपेंडेड और इलास्टिक मैनर। रूल 23 कहता है इट रिक्वायर्स ए फाइनल डिसीजन टू बी टेकन विद इन 24 आवर्स। हाँ, ओके, आगे चलते हैं। ये सब हरियाणा से रिलेटेड है, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। Okay, I think that's it for this session. Okay, so that's it for this session, and please do join the prelims revision series that will give you multiple many times benefit in your prelims. Okay, क्योंकि न्यूज़पेपर एनालिसिस और जनरल अवेयरनेस से बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं। पीआईबी से 17 to 18 क्वेश्चंस थे, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन से 17 क्वेश्चंस थे, जस्ट बेस्ड ऑन मैप लोकेशन, ठीक है। अलग अलग साइट्स वगैरह पूछी गई थी। ओके, सो प्लीज प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज को जरूर ज्वाइन करें। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन को डेली फॉलो करें अच्छे से। अगर आप ये 6, 8, 10 महीने तक अच्छे से करते हो तो इसके आपको बहुत बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे जब आप मेंस अटेम्प्ट करोगे अपना, ठीक है। और मेंस 450 प्लस के लेक्चर्स आपको पेड कोर्स में अवेलेबल हैं अलॉन्ग विद प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, हैव ए ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।